जी, तो पोस्टर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स हैं, एक है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। बहुत कुछ इनके बारे में आप जानते हो। ऑक्सीटोसिन थोड़ा बहुत मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में, एडीएच आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत यहां भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, इन हार्मोन्स के बारे में एक बात क्लियर कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर सिंथेसाइज्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस, स्टोर्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टर पिट्यूटरी। लेकिन मैंने कहा था सिक्रेटेड वर्ड ऐसा है, सिक्रेशन में क्या होता है? सिंथेसिस प्लस रिलीज, तो सिक्रेटेड वर्ड दोनों के लिए यूज कर सकते हो। तो मैं यहां ये लिखूं कि एडीएच ऑक्सीटोसिन आर सिक्रेटेड बाय पोस्टर पिट्यूटरी, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। तो पोस्टर पिट्यूटरी का बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज का हार्मोन लेते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टर पिट्यूटरी हार्मोन्स में से फर्स्ट हार्मोन हमने उठा रहे, और वो हार्मोन कौन है? वो हार्मोन है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अदर नेम है इसका वेसोप्रेसिन। बस कुछ नहीं करना, इन दोनों टर्म को जस्टिफाई कर दो, नेम को जस्टिफाई कर दो। सुनो, एक वर्ड है डायूरेसिस, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन और एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, दैट इज कॉल्ड डायूरेसिस। सुना आपने? तो यूरिन का ज्यादा आउटपुट हो या यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस ज्यादा हो, उसको डायूरेसिस कहते हैं। ये हार्मोन कैसा है? डायूरेटिक की एंटी डायूरेटिक? डायूरेटिक की एंटी डायूरेटिक? जल्दी बोले। डायूरेटिक। नहीं, ये डायूरेटिक है क्या? एंटी वाटर का एक्सेस लॉस कराएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा क्या? नहीं, ये बिल्कुल एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, डायूरेसिस को रोकेगा, एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन या वाटर के थ्रू, सॉरी यूरिन के थ्रू वाटर के एक्सेस लॉस को रोकेगा। अब कैसे रोकेगा? तो इसके लिए टारगेट ऑर्गन कौन होगी? किडनी। किडनी में भी नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स में भी डीसीडी एंड कलेक्टिंग डक्ट। आपने सुना होगा नेफ्रॉन्स में जो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में रीएब्जॉर्प्शन होता है वो डीसीडी कलेक्टिंग डक्ट में होता है, क्योंकि डीसीडी और कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स के पास ही एडीएच हार्मोन के लिए क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। तो जैसे ये हार्मोन जाकर के डीसीडी कलेक्टिंग डक्ट की सेल से बाइंड करता है, दे बिकम मोर परमेबल फॉर वाटर। वो ज्यादा से ज्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से ज्यादा वाटर को रिएब्सॉर्ब करती है, ब्लड में, बॉडी में रिटेन करती है। पक्का? इससे क्या होगा? यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो मुझे अपने कॉमन सेंस से एक बात बताओ, एडीएच सिक्रीशन कब इंक्रीज होगा? एडीएच हार्मोन की जरूरत कब पड़ेगी? व्हेन वाटर सप्लाई इज नॉर्मल इन आवर बॉडी, और व्हेन वाटर सप्लाई इज हाई और वाटर सप्लाई इज लो। बताओ, एडीएच सिक्रीशन कब स्टिमुलेट होगा हमारी बॉडी में? व्हेन वाटर सप्लाई इज हाई, खूब सारा वाटर ड्रिंक कर रहे हैं आप, खूब सारा वाटर है बॉडी के अंदर अवेलेबिलिटी, तब नॉर्मल है या लो है? हाई है, तब लो है। लो है। तो हम एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स पढ़ चुके थे, अब हम आ चुके थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन पर, हार्मोन सिक्रेटेड बाय न्यूरो हाइपोफाइसिस। उसमें से पहला हार्मोन हमने लिया है एडीएच और वेसोप्रेसिन। मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें, सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि एडीएच का मतलब क्या है और वेसोप्रेसिन का मतलब क्या है। एडीएच का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो डायूरेसिस होता है एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन और एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ये हार्मोन डायूरेटिक नहीं है, ठीक है? ये कैसा है? एंटी डायूरेटिक। आपने सुना होगा टी, कॉफी, अल्कोहल, ये डायूरेटिक सब्सटेंस है। अगर आप मॉर्निंग में 2-3 टी कॉफी पी लें विदाउट टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो मिक्चुरेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दिन भर जाना पड़ता है, समझ रहे हैं? अल्कोहलिक लोगों में आपने सुना होगा लिकर कंज्यूम करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे फील लाइक नोसिया, डिजीनेस, वॉमिटिंग एटसेट्रा, जिसको कहते हैं हैंगओवर। पता है उस हैंगओवर का रीजन भी क्या है? डिहाइड्रेशन। क्योंकि ये टी, कॉफी, अल्कोहल, ये सारे केमिकल्स क्या करते हैं? ये डायूरेटिक केमिकल है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देते हैं, डिहाइड्रेशन कराते हैं बॉडी के अंदर। कैसे कराते हैं? क्योंकि ये सब के सब एडीएच हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर देते हैं। तो एडीएच कैसा हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, रोकता है। कैसे रोकता है वो मैंने मैकेनिज्म बताया। इसके लिए टारगेट ऑर्गन कौन हो गया? किडनी। किडनी में भी नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स के अंदर ये काम करेगा डीसीडी कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि यहाँ की जो सेल्स है उनके पास ही इसके लिए रिसेप्टर्स है। हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो भी रीएब्जॉर्प्शन है आपने सुना होगा डीसीडी कलेक्टिंग डक्ट में ही होता है, ठीक है? तो एडीएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एडीएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्प्शन। ज्यादा ज्यादा वाटर इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्ब होंगे, समझ रहे? ठीक, तो इससे क्या होगा? जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, देखो ब्लड जब पास हुआ इधर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से, तो ब्लड प्लाज्मा का कुछ पार्ट फिल्टर्ड आउट हुआ, इसको कहा आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक, अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से जितना ज्यादा वाटर इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्ब होंगे, रीएब्जॉर्ब होने का मतलब वो रिटर्न हो रहा है किसमें? ब्लड में, बॉडी में रिटेन हो रहा है,
ठीक है, और एट द एंड जो लास्ट कंटेंट बचेगा वो यूरिन के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो यूरिन आउटपुट को ये बढ़ा रहा है, कम कर रहा है? कम कर रहा है यूरिन आउटपुट को। बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब करा रहा है, रिटेन कर रहा है। ठीक, अब पॉइंट ये आया था कि भाई एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन हमारी बॉडी में कब बढ़ता होगा, जब वाटर सप्लाई हाई हो या लो हो? तो आपने कहा जी लो हो, शॉर्ट हो, वाटर सप्लाई शॉर्ट हो। जैसे किसी बंदे में हो गया डिहाइड्रेशन, लो जी यहां शुरू किया हमने डिहाइड्रेशन। एक दिन किसी को लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री ये सब हो गया, वॉमिटिंग वगैरह, तो बॉडी से वाटर का लॉस हो गया। तो सपोज कीजिए उसकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम था 6 लीटर, आप ही की बात कर रहे हैं, बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कितना था? 6 लीटर था। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन हुआ तो जो वाटर का लॉस हुआ वो ब्लड से ही गया ना, तो ब्लड का वॉल्यूम 6 लीटर से कितना हो गया? 5.5 लीटर, 5 लीटर हो गया। ठीक है, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो बीपी बोलो हाई हो जाता है, लो हो जाता है? ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो हाई, लो हो जाता है। हाँ, थोड़ा कॉमन सेंस रखो। आपकी ब्लड वेसल्स का एक क्लोज नेटवर्क है, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। पहले 6 लीटर फ्लो कर रहा था, अब 5.5 लीटर या 5 लीटर फ्लो कर रहा है। तो अंडरस्टूड है, ब्लड का वॉल्यूम जब कम होगा तो बीपी क्या हो जाएगा? कम। तो जब डिहाइड्रेशन होता है तो बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब आप उसको मतलब इलेक्ट्रल देते हैं, सेलाइन ड्रिप लगवाते हैं, इलेक्ट्रल देते हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं, वो तो अलग बात है। हमारी बॉडी क्या करेगी वो सुनो आप। ठीक है, पहले ह्यूमन आया, मतलब ह्यूमन पहले एग्जिस्टेंस में आया या पहले मेडिकल साइंस आया? पहले तो ह्यूमन आया ना। हाँ, मेडिकल साइंस नहीं लड़की, ह्यूमन से पहले मेडिकल साइंस कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो पहले मतलब ये एनिमल्स तो जाने कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पर, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से। मेडिकल साइंस तो बहुत लेट आया ना। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में अपने आप इन चीजों को हैंडल करने की एबिलिटी है। तो वही मैकेनिज्म मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। तो जैसे ही किसी में डिहाइड्रेशन होता है, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम। और ब्लड में सुना होगा, हमारे ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ आवर ब्लड, ह्यूमन ब्लड? 300 ब्लड आपने सुना होगा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को किसमें मेजर करते हैं? मिली ऑस्मोल पर लीटर में, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके अंदर जो चैप्टर है 11th क्लास में, उसमें कम से कम एनसीईआरटी ने 5 जगह लिख रखा है। ह्यूमन ब्लड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कितना होता है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पक्का? अब मुझे एक बात बताओ धीरे सी, जैसे ही किसी पर्सन में डिहाइड्रेशन हुआ, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो ब्लड डाइल्यूट होगा कि गाढ़ा होगा? डाइल्यूट होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड? डाइल्यूट होगा। सुबह सुबह नहा के आया करो, ब्रेकफास्ट करके आया करो, और ब्रेकफास्ट में सिंपल चीज खाया करो, सो दैट दिमाग थोड़ा सा ठीक चले, है ना? ब्लड का वॉल्यूम था 6 लीटर, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी निकल गया, वाटर निकल गया, वॉल्यूम रह गया 5.5 लीटर, 5 लीटर। तो ब्लड कैसा हो गया? गाढ़ा हो गया ना भाई, पानी निकालोगे तो गाढ़ा हो जाएगा ना। यस सर। तो ब्लड का ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो जो हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर है, वहां से वो राइज होकर के 350 400 मिलीऑस्मोल पर लीटर की तरफ जाने लगता है। वॉल्यूम कम होगा तो कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। गाढ़ा होगा ब्लड, गाढ़ा हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, पानी निकल रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है बॉडी से, समझ रहे हो? तो वाटर का लॉस हमारी बॉडी से हो रहा है तो ब्लड से भी तो होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो डिहाइड्रेशन जब किसी पर्सन में होता है तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, ठीक है, ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ब्लड का बढ़ जाता है। कितने से? 300 से ज्यादा हो जाएगा। वही लिखा है मैंने, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड इंक्रीजेस। और जैसे ही ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन में चेंज होता है, ब्लड की ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन में, ठीक, आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस पर प्रेजेंट होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस बिकम्स एक्टिव, एक्टिवेटेड हो जाएंगे। और हाइपोथैलेमस के ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है, अब ये 2 काम करेंगे, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, नर इंपल्स जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और वहां से सिक्रीशन होता है किसका? एडीएच, एडीएच का सिक्रीशन होता है। तो एक तरफ तो बॉडी में एडीएच सिक्रीशन बढ़ गया, और दूसरी तरफ हाइपोथैलेमस के जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो सिग्नल सेंड करते हैं किसको? थर्स्ट सेंटर को। आपने सुना हाइपोथैलेमस पर 3 सेंटर तो बहुत ही फेमस है, 3 रेगुलेटरी सेंटर। एक थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, दूसरा थर्स्ट के लिए, और थर्ड हंगर के लिए। सुना आपने? तो हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, जिससे बंदे को थर्स्ट फील होती है। पर्सन फील्स ए काइंड ऑफ अर्ज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यस और नो? यस सर। जिस पर्सन में डिहाइड्रेशन हुआ है उसमें ये 2 कहानी यहां तक पहुंच गई, ये समझ आया सबको? 2 चीजें हो गई। एक तो उसको थर्स्ट फील होगी तो वो वाटर सर्च करेगा, मतलब वो पानी पिएगा, वाटर का इंटेक बढ़ाएगा, और दूसरा सिक्रीट हो गया कौन? एडीएच।
एडीएच जाएगा किडनी, नेफ्रॉन्स, डीसीडी कलेक्टिंग डक्ट, उन पर काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या कराएगा, रीअब्जॉर्प्शन, बॉडी के अंदर रिटेन कराएगा। तो एक तरफ तो वाटर का इंटेक बढ़ा दिया आपने, ज्यादा वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूरिन के थ्रू जो वाटर का लॉस था एडीएच ने उसको क्या कर दिया, मिनिमाइज। तो बोलो बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर रिटेन होगा कि नहीं? यस सर। बॉडी में ज्यादा वाटर रिटेन होगा, इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। जो 6 लीटर से 5.55 लीटर हो गया था, फॉर एग्जांपल ऐसे ही बोल रहा हूं, वो वापस से कितना होगा ब्लड का वॉल्यूम? 5 से 5.5 और 6 लीटर होगा। अब बताओ जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वाटर रिटेन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उस समय ब्लड डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेटेड? बोलो ब्लड का डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेशन? डाइल्यूशन होगा, बिल्कुल ब्लड का डाइल्यूशन होगा भाई। वाटर रिटेन हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लड डाइल्यूट हो रहा है, पक्का? अब ब्लड जब डाइल्यूट होगा तो ब्लड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जो गाढ़ापन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए? जो 400 मिलियोस्मोल पर लीटर हो गया था, वो वापस कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं? वो 300 मिलियोस्मोल पर लीटर, जो एक सेट पॉइंट है, उधर आ जाएगा। और जैसे ही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन 300 मिलियोस्मोल पर लीटर आता है, इसका अपोजिट बोल दोगे, जो कुछ हुआ था उसका अपोजिट बोल दोगे। मतलब क्या हुआ, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा। देखो दोनों तरफ से, यहां से मैंने कहा बंदे ने क्या की, ड्रिंकिंग, और यहां से क्या हुआ, एडीएच सिक्रीशन बढ़ा तो एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर साथ में थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट भी रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो एक तरफ वाटर की ड्रिंकिंग हुई, एक तरफ रीअब्जॉर्प्शन हुआ, तो ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम, मैं यहां लिख देता हूं, ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपीवी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ये लो, अब मेरे पास जगह नहीं है, ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे बीपीवी बढ़ेगा। बोलो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो गया कि नहीं, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हो गया कि नहीं? तो हम कहते हैं ये हार्मोन ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, ठीक है। और दूसरा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो बढ़ गया था, ब्लड गाढ़ा हो गया था, वॉल्यूम कम हो गया था, तो 350 400 की तरफ चला गया था। अब जब ज्यादा से ज्यादा बॉडी में वाटर रिटेन होगा, ड्रिंकिंग भी हो रही है और लॉस भी कम कर रहा है एडीएच हार्मोन, नेफ्रॉन्स में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है वाटर इलेक्ट्रोलाइट का, पक्का? तो इससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होगी। जो 350 400 हुआ था वो वापस कितना हो जाएगा, 300। और जैसे ही 300 के आसपास ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ब्लड का आता है, अब सुनिए, ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव। नेगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं इसको, कंप्लीट हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक लूप। कैसे? ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, उल्टा बोल दो, इनएक्टिव होते ही वो एडीएच सिक्रीशन क्या हो जाएगा, सप्रेस। थर्ड सेंटर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, मतलब प्यास लगना भी कम हो जाएगी और एडीएच का सिक्रीशन जो बढ़ गया था, वो एडीएच सिक्रीशन वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। बोलो पूरी कहानी समझ आई? तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एडीएच क्यों कहते हैं। मैंने कह दिया बस बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। इस हार्मोन के दो नाम है, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरा वैसोप्रेसिन, दोनों का मीनिंग बताऊंगा मैं। तो एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट समझ आया? ये डाययूरेटिक हार्मोन है कि एंटी डाययूरेटिक? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, ये वाटर लॉस को कम कराने वाला हार्मोन है, यूरिन आउटपुट को कम करने वाला हार्मोन है, पक्का? अब आगे बढ़े। पॉइंट ये है कि ब्लड का वॉल्यूम, जो ये मैंने मैकेनिज्म बताया, इस मैकेनिज्म से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा के बीपी को मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये हार्मोन कहीं से वाटर ला नहीं रहा है। ये क्या कहेगा, भाई अब तक जितना लॉस हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब मैं आ गया हूं एडीएच, ठीक, अब इससे ज्यादा लॉस नहीं होने दूंगा, आगे मैं लॉस कम कर दूंगा, यूरिन आउटपुट कम कर दूंगा, पक्का? तो इसका मतलब फिर आप वाटर ड्रिंक करेंगे, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह धीरे धीरे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इमीडिएटली बीपी कैसे मेंटेन हो, ये तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो गया, इसमें टाइम लगेगा 1-2 दिन, ठीक है। इमीडिएटली बीपी कैसे मेंटेन हो, तो इसके लिए एक और काम करता है ये, और वो काम है इसके दूसरे नाम में। तो एडीएच बोला किडनी पर एक्ट कर रहा था, नेफ्रॉन्स पर, अब दूसरा नाम लेते हैं वैसोप्रेसिन। वैसो मतलब ब्लड वेसल और प्रेसिन मतलब कॉन्स्ट्रिक्टर। किडनी के नेफ्रॉन्स के अलावा दूसरा इसके लिए टारगेट ऑर्गन है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो स्मूथ मसल्स होती है, वहां भी एडीएच के लिए रिसेप्टर्स मिलते हैं, ये उन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। तो ब्लड वेसल जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ऐसे नैरो होगी, बोलो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं? यस सर। वैसोडाइलेटर्स जो होते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट कराते हैं, वो बीपी कम करते हैं। एक बड़ा हार्मोन है वैसोडाइलेटर में, बड़ा नाम है, आगे चल के बताऊंगा। हार्ट से सिक्रीट होता है कौन? एएनएफ। कौन? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, सुना? उसको ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन कहते हैं। वो वैसोडाइलेटर है, उस ब्लड वेसल्स को डायलेट करके बीपी को कम करता है।
उसके अलावा बहुत सारे हार्मोन, ब्लड बीपी कम करने वाला तो बड़ा नाम ईएनएफ ही है, लेकिन बाकी बीपी बढ़ाने वाले बहुत सारे। ठीक है, अभी पढ़ रहे हो एडीएच, आगे एल्डोस्टेरोन भी पढ़ोगे, थायरॉक्सिन भी पढ़ोगे, ठीक है, एड्रेनलिन भी पढ़ोगे, कोर्टिसोल भी पढ़ोगे। बीपी बढ़ाने वाले बहुत सारे हार्मोन है, कम करने वाला ईएनएफ ही है। ठीक, ये बातें मैं धीरे धीरे समझाते रहूंगा आपको। शुरू करें कार्यक्रम। हाँ जी, तो एडीएच का मतलब एंटी डायरेटिक इफेक्ट मैंने सुना दिया आपको। दूसरा वैसोप्रेसिन का मतलब और सुना देता हूं। वैसोप्रेसिन क्यों बोला आपने? वैसोप्रेसिन हमने इसलिए बोला क्योंकि इट एक्ट्स एज, विजिबिलिटी है ना इस कलर की, चलो, इट एक्ट्स एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर टू इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर इमीडिएटली। तो जैसे ही डिहाइड्रेशन होता है, इमीडिएटली ये हार्मोन सिक्रीट होगा और ये बीपी को क्या कर देगा? बीपी को इंक्रीज कर देगा। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह बिहेव करके बीपी इंक्रीज करता है। ये तो इमीडिएट इफेक्ट हो गया। अब ज्यादा टाइम उस इफेक्ट को ये नहीं रख सकता, कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं रख सकता ब्लड वेसल को, तो ये दूसरा काम भी करेगा। इस तरीके से एडीएच हार्मोन ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाला या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने वाला ये आपका हार्मोन हुआ एडीएच और वैसोप्रेसिन। अब एक कहानी आपने सुनी होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि टी, कॉफी, अल्कोहल ये कैसे केमिकल्स है? डायूरेटिक सब्सटेंस, ये डायूरेसिस कराते हैं। ठीक है, यूरिन आउटपुट बढ़ाते हैं, वाटर का लॉस कराते हैं यूरिन के थ्रू। ठीक, हाउ डू दे एक्ट, कैसे काम करते हैं? वो सब के सब एडीएच का सिक्रीशन कम कर देते हैं। एडीएच सिक्रीशन कम होगा तो किडनी और नेफ्रॉन्स में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम, तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। अब सपोज कीजिए कोई ऐसा एल्कोहलिक है जो उसको 24/7 वो टल्ली रहता है, तो भैया अगर 24/7 वो टल्ली रहेगा तो उसकी बॉडी में, ब्लड में तो हमेशा अल्कोहल बना रहेगा। इसका मतलब उसका एडीएच तो कभी ऑप्टिमम अमाउंट में सिक्रीट ही नहीं हो पाएगा। तो उसमें एडीएच की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। और एडीएच अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मानकर चलो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, मिक्सचुरेशन बार बार जाएगा वो, उससे बॉडी में क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी तो बीपी क्या रहेगा उसका? लो, हाइपोटेंशन रहेगा, लो बीपी रहेगा। ठीक, थर्स्ट सेंटर उसका एक्टिवेटेड ही रहेगा हमेशा, उसको प्यास ज्यादा लगेगी, जिसको कहते हैं पॉलीडिप्सिया मेडिकल साइंस में। ठीक है, इस डिजीज को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। सुना सब लोगों ने? डायबिटीज इंसिपिडस एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है। ड्रिंकर्स डिजीज कहते हैं, ये ज्यादातर अल्कोहलिक्स को होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। समझ गए? तो क्या क्या सुनाया मैंने आपको? मैंने आपको सुनाया एक केस, एक डिसऑर्डर जो इस हार्मोन से रिलेटेड है, और वो डिसऑर्डर है कि अगर इसकी हो जाए डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी जो किस में होती है? यूजुअली अल्कोहलिक्स में होती है। अल्कोहलिक्स में अल्कोहल एडीएच सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है, तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डर हो जाता है, और वो डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर का नाम है, उस डिसऑर्डर का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, ड्रिंकर्स डिजीज कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा भाई? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बंदे में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एक्सेस वाटर लॉस होगा, उसकी वजह से प्यास ज्यादा लगेगी, एक्सेसिव थर्स्ट फील होगा, जिसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं आपसे। एक्सेसिव थर्स्ट, लो बीपी एटसेट्रा। ठीक है भाई, ये सिम्टम्स हो जाएंगे। बात समझ आई? ये इसका मैंने डिसऑर्डर सुना दिया। हाँ जी, अब मैं आगे बढ़ूं। Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. कौन कनेक्ट हुआ है? हितेश। हाँ भाई, टाइम पे आया करो हितेश। चलो, तो ये पहला हार्मोन अपन ने कंप्लीट किया, एडीएच हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। आई थिंक ये तो पढ़ा चुका हूं ऑक्सीटोसिन तो मैं। चलो मुझे बताओ, ऑक्सीटोसिन किस में सिक्रीट होता है? मेल, फीमेल, बोथ? ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड इन मेल, फीमेल, बोथ? Both. Female. मेल, फीमेल, बोथ। कनिका आंसर देगी। कनिका, निकिता? यस सर। हाँ, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड इन मेल, फीमेल, बोथ। ह्यूमन बॉडी में किन में सिक्रीट होता है? Female, sir. फीमेल। किसने बोला? Shoni. सोनी ने बोला। अब सुनो इंटरेस्टिंग बात। अभी तक जितने हॉर्मोन्स मैंने बताए हैं, ग्रोथ हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हॉर्मोन्स बताए थे। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हॉर्मोन्स बताए थे। उन 6 हॉर्मोन्स में से एक प्रोलैक्टिन छोड़ दो आप। प्रोलैक्टिन ऐसा है जो ह्यूमन के केस में सिर्फ फीमेल में सिक्रीट होता है, मेल में सिक्रीट नहीं होता। ठीक है,
अदरवाइज बाकी पांचों हॉर्मोन्स दोनों में सिक्रीट होते हैं। एडीएच दोनों में सिक्रीट होगा, और ऑक्सीटोसिन भी मैं कह रहा हूं मेल फीमेल दोनों में सिक्रीट होता है। एनसीईआरटी ने एक सेंटेंस लिखा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए टारगेट सेल होती है स्मूथ मसल सेल्स। ये स्मूथ मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, ठीक है। अब स्मूथ मसल्स तो बहुत सारी जगह है ना यार, ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल्स है, तो ये काम करता है। तो लिखा हुआ है इट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी, ये सेंटेंस कॉमन है, ठीक है। तो मेल फीमेल दोनों में सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन, बट बहुत ही लो क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। हाँ, ये सच है कि इस ऑक्सीटोसिन के 2 केसेस ऐसे बनते हैं जब ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत बढ़ जाता है ऑक्सीटोसिन का लेवल, और वो दोनों केस फीमेल से रिलेटेड है। नंबर 1 कब? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर। तो ये मेन पार्चुरेशन हार्मोन है, ठीक है। जब लेबर पेन शुरू होता है, प्रेगनेंसी एंड होने को जाती है, आपने सुना होगा पार्चुरेशन मैकेनिज्म। तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस, बेबी एंड प्लेसेंटा, उनसे सिग्नल जनरेट होते हैं। सिग्नल मिलते हैं मदर के हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ऑक्सीटोसिन आता है, और ऑक्सीटोसिन फिर क्या करता है, यूट्रस की वॉल में जो स्मूथ मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। इसको कहते हैं लेबर पेन, ठीक है। यूट्रस में जो रिसेप्टर्स होते हैं, यूट्रस के रिसेप्टर्स सिग्नल सेंड करते हैं किसको? मदर के हाइपोथैलेमस को, कि भाई कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए। और मदर का हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पता है क्या करती है? वो ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन को कम नहीं करती, उल्टा बढ़ा देती है। इसलिए इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं। प्लस 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 हो जाता है इफेक्ट। इसका मतलब मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा उतने ही फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस होंगे यूट्रस की वॉल में, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी एंड पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। समझ गए? क्लियर? तो एक बार सिक्रीशन स्टार्ट हुआ, ऐसे लेबर पेन शुरू हुआ, ऐसे ऑक्सीटोसिन का ग्राफ बनेगा, तेजी से बढ़ जाएगा। समझ गए? एक पीक बनेगा बहुत तेज, इतने पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होंगे कि फाइनली प्लेसेंटा ब्रेक हो जाएगा, बेबी डिलीवर हो जाएगा, केक कट जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये कहानी। कभी कभी ऐसा होता है मदर में जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन है उतना सिक्रीट नहीं होता, पीक नहीं बनता, तो बाहर से ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, पिटोसिन कहते हैं जिसको। तो पार्चुरेशन के टाइम पर ऑक्सीटोसिन पिटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। सुना आपने? तो ये मेन पार्चुरेशन हार्मोन है। दूसरा, मैं लास्ट क्लास में पढ़ा के गया हूं आपको कि मेमोरी ग्लैंड्स पर ये एक्ट करता है। बेबी का जब जब सकलिंग एक्शन होता है, निपल्स को सक करता है बेबी, ठीक है, तब तब क्या होगा? निपल्स पर टच रिसेप्टर्स होते हैं, मदर के निपल्स पर, मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट पर, वहां से सिग्नल मदर के हाइपोथैलेमस जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा, और ये एल्विली मसल जो है, एल्विली है, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, मेमोरी ग्लैंड्स की एल्विली को। एल्विली के कॉन्ट्रैक्शन से मिल्क का फ्लो बढ़ेगा, जितना ज्यादा मिल्क आएगा लेक्टिफेरस साइनस में, बेबी को मिल्क अवेलेबल होगा, उसका सकलिंग एक्शन और भी पावरफुल हो जाएगा। मजे हो गए उसके? तो जितना ज्यादा पावरफुल सकलिंग एक्शन होगा उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल हाइपोथैलेमस को जाएगा, फर्दर ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन बढ़ जाएगा। तो यहां भी इफेक्ट कैसा हुआ? प्लस प्लस प्लस, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये ओनली हार्मोन है जो हमेशा पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट शो करता है। समझ गए? इफेक्ट प्लस 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 होते चला जाता है। ये मैं आगे और सुनाऊंगा आपको एक कहानी। फिलहाल के लिए ही माने, इधर देखें कि 2 केस फेमस है ऑक्सीटोसिन के, नो डाउट वो दोनों केस फीमेल से रिलेटेड है, चाहे इसको मिल्क लेट डाउन मिल्क इंजेक्शन हार्मोन बोलो या पार्चुरेशन हार्मोन बोलो, लेकिन वो दोनों केसेस एक नॉर्मल फीमेल से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है भाई। पार्चुरेशन वो एक अलग स्टेज है, प्रेगनेंसी एक अलग स्टेज होती है, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर में, ठीक है, बेबी का सकलिंग एक्शन होगा तब सिक्रीट होगा, वो भी एक अलग फेज है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल में ये सिक्रीट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किस? लो क्वांटिटी में सिक्रीट होगा, बहुत ही लो क्वांटिटी में। तो जब नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल में सिक्रीट हो रहा है तो भाई मेल ने क्या बिगाड़ा है, उसमें भी हो जाने दो। बात समझ आई? तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल और मेल तो हमेशा नॉर्मल ही रहता है, तो मेल उनके अंदर ये सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन, बट लो क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। 2 केस ऐसे हैं जब पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट की वजह से इसका सिक्रीशन रैपिडली इंक्रीज होता है, और वो दोनों केस फीमेल के हैं, ठीक है। सब बातें क्लियर सबको? तो ऑक्सीटोसिन जिसका सिंथेटिक फॉर्म कहलाता है पिटोसिन, ये इसका सिंथेटिक फॉर्म है। इसके बारे में क्या याद रखना है? इसके बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, इट प्रमोट कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी, स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी। जहां ये जनरल स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिखा है, ये दोनों के लिए लिखा है, मेल और फीमेल दोनों के लिए लिखा है, पक्का। और उसके अलावा 2 केस स्पेशल फीमेल से रिलेटेड है जब सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो मेन पार्चुरेशन हार्मोन है, ये मेन पार्चुरेशन हार्मोन क्या कराएगा पार्चुरेशन के चाइल्ड पर? पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ हार्मोन, हैप्पी बर्थडे हार्मोन, केक कटिंग हार्मोन। समझ गए? हाँ जी, क्या कराएगा उस टाइम पर?
इंटेंस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, यूट्रस के अंदर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और तीसरा मैंने सुना दिया इसको, क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन, या फिर इससे बढ़िया है मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ये कहानी भी लास्ट क्लास में सुना चुका हूं, ये दोनों केस फीमेल से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ जाइए। दिस इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हार्मोन्स हमने स्टडी किए, ट्रॉफिक हार्मोन्स। उसके बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ये 2 हार्मोन्स हमने स्टडी कर लिए, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस। हाँ जी, अब सब लोग आ जाइए। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, नर्वस टिश्यू का बना हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ नर्व सेल्स जो होती है वो सिक्रेटरी नेचर की हो जाती है। उनको क्या कहते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी। क्या बोलते हैं, हाँ, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ठीक है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और उनके साइटोन्स के अंदर पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज होंगे क्योंकि निसेल ग्रेन्यूल्स उनके साइटोन्स में है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर जो साइटोन्स के कलेक्शन है, नर्व सेल्स के साइटोन के कलेक्शन है, उनको न्यूरोसिक्रेटरी न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या याद रखना है, कुल मिला के याद रखना है कि हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन पार्ट कौन है। हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन पार्ट है, इसमें ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स और न्यूक्लियाई। ठीक, अब यहां से एक कहानी शुरू होती है, दे फॉर्म एंडोक्राइन पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। यहां से हार्मोन्स आते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अब मैंने ये कहा था आपको लास्ट क्लास में कि पिट्यूटरी को पहले मास्टर ग्लैंड कहते थे, क्योंकि पिट्यूटरी के हार्मोन आपने देखा वो अदर ग्लैंड्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एक हार्मोन ऐसा है ग्रोथ हार्मोन, जो डायरेक्ट एक्शन हार्मोन कहलाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन, वो डायरेक्टली सोमेटिक सेल पर एक्ट करता है। उसके अलावा टीएसएच थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा, ठीक है, एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, एफएसएच एलएच गोनाड्स टेस्टिस ओवरी पर एक्ट करते हैं, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं। देख रहे हो, तो मतलब पिट्यूटरी के हार्मोन अदर ग्लैंड पर एक्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट एक्शन हार्मोन कहलाता है, जो सोमेटिक सेल पर काम करेगा। ठीक, इधर आए, लेकिन पिट्यूटरी इटसेल्फ वर्क्स अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब 2 केस बनते हैं यहां पर। एक एंटीरियर पिट्यूटरी की एक्टिविटी को थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन बाय सिक्रेटिंग, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन इन पोर्टल वेन, याद आया। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं एडीएच ऑक्सीटोसिन, वो तो एक्चुअली सिंथेसाइज ही कहां पर हुए, वो सिंथेसाइज ही हाइपोथैलेमस में हुए, वहां से एक्सॉन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए। बात समझ आई। तो एडीएच ऑक्सीटोसिन को मैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोल दूं, तो हाइपोथैलेमस का ये जो एंडोक्राइन पार्ट है, ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, इनसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनको कहेंगे अपन हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और उनमें से 2 हार्मोन तो डायरेक्टली एक्सॉन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, 2 हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू एक्सॉन्स, एक्सॉन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। कहां तक पहुंचेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये कौन से 2 हार्मोन है, चलो बोल के बताओ। ये बात है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन की, ऑक्सीटोसिन। हाँ जी, चलो 1 मिनट देखो। तो 2 हार्मोन्स तो ऐसे हैं जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होंगे, न्यूरोसिक्रेटरी सेल से, साइटोन पार्ट हाइपोथैलेमस में एक्सॉन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर एंड रिलीज होते हैं। पक्का। अब बात आ जाओ एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं वो 2 टाइप के हैं और एक्सॉन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, सॉरी, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। लो वो हार्मोन बताता हूं, उनको 2 कैटेगरी बना रहा हूं मैं, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक, तो मैंने ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जिनसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आते हैं और ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाएंगे कहां, एंटीरियर पिट्यूटरी। मैंने लिखा एंटीरियर पिट्यूटरी। कैसे जाएंगे ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक, कैसे पहुंचेंगे, पोर्टल वेन के थ्रू पहुंचेंगे, पोर्टल वेन के थ्रू। और ये हार्मोन 2 टाइप के, कैसे कैसे, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। खत्म बात। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सब बच्चे ध्यान दें। Hypothalamus regulates secretion of hormones from anterior pituitary by secreting, releasing hormone and inhibiting hormone in portal vein. सुना आपने, मैंने कहा था एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हार्मोन है, तो ऑल 6 हार्मोन्स के लिए हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट होगा, रिलीजिंग हार्मोन, एक करस्पॉन्डिंग रिलीजिंग हार्मोन। देखते हैं, सपोज कीजिए एंटीरियर पिट्यूटरी को सिक्रीट करना है ग्रोथ हार्मोन, तो वो कब सिक्रीट हो पाएगा, जब पहले हाइपोथैलेमस से पोर्टल वेन में क्या आएगा, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, जल्दी बोलो, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जीएचआरएच लिखा मैंने, जीएचआरएच। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पहुंचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा।
अगर सपोज कीजिए हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाना नहीं हो, कम करना हो, तो क्या होगा? तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन की बजाय सिक्रीट करेगा पोर्टल वेन में कौन सा? इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये तो जनरल टर्म है, एक केमिकल को बोल दिया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एक को बोल दिया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये तो जनरल टर्म है। केमिकल नेम इनके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें से एक एनसीईआरटी ने दे रखा है, क्या? जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, इसको क्या कहते हैं? सोमेटोस्टेटिन। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, पक्का। तो बताओ, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन रेगुलेट कर लिया कि नहीं कर लिया? अगर Yes. बढ़ाना होगा तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये वाला, और कम करना होगा तो सिक्रीट करेगा सोमेटोस्टेटिन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। वो Yes. पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन कम कर देगा। बोलो, रेगुलेट हो गया? Yes, sir. इसी तरह बाकी लोगों के लिए भी होगा। अगर टीएसएच का सिक्रीशन बढ़ाना है, थायरोट्रोपिन का, तो हाइपोथैलेमस से आएगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच, वो टीएसएच का सिक्रीशन बढ़ा देगा। इनहिबिटिंग हार्मोन सबके लिए डिस्कवर नहीं हुए, एक दो के लिए है जो मैं बता रहा हूं। हाँ जी, अगर एसीटीएच सिक्रीशन बढ़ाना होगा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ब्रीफ करो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन, और ब्रीफ करो एड्रेनो हटा दो, कॉर्टिकोट्रोपिन। तो हाइपोथैलेमस से आएगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पोर्टल वेन के थ्रू एंट्री पिट्यूटरी पहुंचेगा, वहां से एसीटीएच सिक्रीशन बढ़ा देगा। चलिए, अगर हाइपोथैलेमस को गोनेडोट्रोपिन्स एफएसएच एलएच का सिक्रीशन बढ़ाना है, तो हाइपोथैलेमस से पता है क्या सिक्रीट होगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या सिक्रीट होगा, जल्दी बोलो? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पहुंचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच सिक्रीशन बढ़ा देगा। उससे अगला हार्मोन बोलो, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को लिखते हैं ब्रीफ में पीआरएल। क्या लिखते हैं? पीआरएल। देखो ये लिखा हुआ है पीआरएल, हाँ जी, पीआरएल लिखा हुआ है, प्रोलैक्टिन। तो हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट होगा? हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। वो जैसे ही पहुंचेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ा देगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन बढ़ा देगा। पल्ले पड़ रही है बात कुछ? लास्ट हार्मोन बताता हूं, लास्ट हार्मोन था एमएसएच, एंटीरियर पिट्यूटरी का, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसका सिक्रीशन अगर बढ़ाना होगा हाइपोथैलेमस को, तो पहले वो पोर्टल वेन में डालेगा क्या? मेलानोफोर रिलीजिंग हार्मोन। तो मेलानोफोर रिलीजिंग हार्मोन आएगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट कराएगा, वो जाके मेलानोसाइट सेल्स ऑफ स्किन पर काम करेगा। मतलब ओवरऑल क्या है कि आपने देखा 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, और इन ऑल 6 हार्मोन के सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, थ्रू सिक्रीटिंग रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग तो सबके लिए सिक्रीट करता है, कुछ के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रीट करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन आता है, बाकी के लिए नहीं। प्रोलैक्टिन के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन आता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसका केमिकल नेम डोपामीन है। कोई पूछेगा नहीं आपसे, छोड़ दे, डोपामीन है। ठीक है, डोपामीन। तो डोपामीन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, ये सिक्रीशन को कम करता है, ये बढ़ाता है, और ये प्रोलैक्टिन सिक्रीशन कम करता है। हम कहते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल में डोपामीन का सिक्रीशन ज्यादा होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होता है, इसलिए उनमें प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन क्या रहता है? सप्रेस्ड। इसलिए उनमें ब्रेस्ट की फिजिकल ग्रोथ तो होगी, लेकिन एक्चुअल मिल्क सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ाना हो तो एमआरएच, और कम करना हो तो मेलानोफोर इनहिबिटिंग हार्मोन एमआईएच। तो एक दो के लिए ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। अब इसमें से आपको जो लर्न करना है, याद रखना है, वो मैं सुना देता हूं। क्या याद रखना है? हाँ जी, हाइपोथैलेमस जिसको आपने ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट कंसीडर किया था, यस और नो? हाइपोथैलेमस, हाँ, इट कंटेन्स ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विच सिक्रीट्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अब उनमें से 2 हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ऐसे हैं विच आर ट्रांसपोर्टेड अप टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू एक्सोन्स। तो एक्सोन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी पहुंच गए 2 हार्मोन, तो एडीएच ऑक्सीटोसिन। और दूसरे क्या है? सम अदर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, दे रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, and they are transported up to anterior pituitary through portal vein, portal circulation। तो बाकी हार्मोन उसके एंटीरियर पिट्यूटरी की एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे, पोर्टल वेन के थ्रू वहां जाएंगे। ये एंटीरियर पिट्यूटरी की एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाले हार्मोन 2 तरह के हाइपोथैलेमस के, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। आपकी एनसीईआरटी ने दोनों कैटेगरी में से एक एक एग्जांपल दिया है। रिलीजिंग हार्मोन में किसका एग्जांपल दिया है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इनहिबिटिंग में किसका एग्जांपल दिया है? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। तो आपको ये 2 एग्जांपल याद कर लेने, बढ़िया। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस। इसके बाद नेक्स्ट हम निकलते हैं। हाँ जी, एक ग्लैंड और आ गई है,
थायराइड ग्लैंड देखो कितना करा पाते हैं, कराते हैं इसको। हाँ शुरू करते हैं। पिट्यूटरी हमने कहा था स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो थायराइड के आपने बारे में आपने सुना होगा, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। कहां पर लोकेटेड होती है, इसकी लोकेशन देख लें। ये है ट्रैकिया, बिल्कुल लैरिंग्स बोले या ट्रैकिया बोले, ये लैरिंग्स हो गया और ये इधर ट्रैकिया है, ट्रैकिया लिखा है। तो ये लैरिंग्स हुआ, ये ट्रैकिया हुआ, लैरिंग्स और ट्रैकिया के जंक्शन पर, ठीक है, एक लोब इधर और एक लोब इधर। देखो ये साइड होती है वेंट्रल साइड, ये हमारी साइड है वेंट्रल साइड, और ये साइड होती है लेटरल साइड। लेकिन ये लोब्स किधर है, इस पोजीशन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रोलेटरल। क्या, वेंट्रोलेटरल पोजीशन, ठीक है। तो वेंट्रोलेटरल पोजीशन में ये ग्लैंड होती है। अच्छा बाइलोब्ड ग्लैंड है, आपको नजर आ रही होगी थायराइड ग्लैंड, एक लोब इधर है और एक लोब इधर है ऐसे, तो बाइलोब्ड ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड पहली चीज याद रखनी है, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका वेट जो होता है 25 to 30 ग्राम इसका वेट होता है। दूसरा ये ग्लैंड कैसी है, बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड और बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप्ड। हाँ जी, इसका ओरिजिन सुना पाओगे आप, थायराइड ओरिजिन में कैसी होती है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, मेसोडर्मल। बेहतरीन, बाहर निकाल दूंगा लड़की तुझे। कौन है, थायराइड ग्लैंड मेसोडर्मल होती है, सर एंडोडर्मल। ये किसने बोला एंडोडर्मल, एंडोडर्मल, सनाया। सनाया, अंकित अग्रवाल, एंडोडर्मल बिल्कुल सही है, एंडोडर्मल होती है भाई। देखो जिनका नर्वस सिस्टम या ब्रेन से रिलेशन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट, सेंटर पार्ट, ठीक है, ये तो होते हैं एक्टोडर्मल, ठीक है। उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट, टेस्टिस, ओवरीज, ये होते हैं मेसोडर्मल। और बाकी जो मैंने कहा था बची कौन, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ठीक है, पेंक्रियाज, ये सब कैसी है, एंडोडर्मल। तो ओरिजिन में पढ़ा चुका हूं, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, जो मैं पढ़ा दूं वो लर्न कर लो बस अच्छे से, ठीक है ना। उसमें गड़बड़ आंसर नहीं दोगे तो ठीक नहीं है, क्लास बंद कर दूंगा तुम्हारी मैं। हाँ जी आगे बढ़ जाएं। तो ये बाइलोब बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है। अब सुनो, इन दोनों लोब, ये तो हो गई लोब, ये इधर एक लोब हो गई ऐसे करके, और ये इधर लोब हो गई ऐसे करके, ठीक है ना। ये दोनों लोब आपस में कनेक्टेड है, एक मतलब स्टॉक से, ये वाला पार्ट है स्टॉक है, ये इतना पार्ट, ठीक है। इसको इस्थमस कहते हैं, क्या कहते हैं, इस्थमस, बिल्कुल हाँ इस्थमस। ये नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप है, ये नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक बोलो, फ्लैप बोलो, जो दोनों लोब को आपस में कनेक्टेड रखता है, ठीक है, दोनों ग्लैंड को कनेक्टेड रखता है। चलिए इससे आगे निकलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन समझ आई, ट्रैकिया और लैरिंग्स के जंक्शन पर लोकेटेड होती है, ठीक है। वेंट्रोलेटरल पोजीशन, पोजीशन अगर बोलूं तो कौन सी है ये, वेंट्रोलेटरल पोजीशन, वेंट्रोलेटरल पोजीशन पर होती है, बिल्कुल पोजीशन पर होती है। कौन सा व्यू है, कौन से व्यू में थायराइड दिखेगी, वेंट्रल व्यू में या डोर्सल व्यू में, ये कौन सा व्यू है थायराइड ग्लैंड का, वेंट्रल व्यू। हाँ ये सामने से फोटो लिया है आपका, वेंट्रल व्यू है। अगर बैक साइड से देखोगे तो बैक साइड से ये इतना पोर्शन नहीं दिखेगा, थोड़ी थोड़ी सी लॉब दिखेगी, और बैक साइड उन थायराइड लॉब्स में एम्बेडेड रहती है पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड का जो व्यू है, ये ए फिगर एनसीईआरटी ने दिया है, और ये वेंट्रल व्यू है। तो वेंट्रल व्यू में आपको पूरी थायराइड ग्लैंड नजर आएगा, इस्थमस जो स्टॉक है वो भी नजर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच लॉब ऑफ थायराइड ग्लैंड, देख रहे हो, ईच लॉब ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट इज मेड अप ऑफ न्यूमरस स्फेरिकल यूनिट्स, जिनको कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स, और थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू जिसको कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, उसका बना हुआ रहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे बता दूं, उतना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा फिगर बनाते हैं, चलो इससे अच्छा बनाते हैं, एक मिनट, ये लो, आओ भाई। थायराइड ग्लैंड की एक लोब का लेते हैं क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन लेकर के हम देखते हैं तो पता चलेगा आपको कि थायराइड ग्लैंड में बहुत सारी क्या होती है, स्फेरिकल यूनिट्स होती है इस तरह से, इनको कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। ये मैंने पूरा बना दिया, थोड़ा मैं अधूरा बना देता हूं, एक दो ऐसे ही करके अधूरा बना दिया, ये लो। और बीच में है ये कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू। तो ये मैंने एक फिगर बनाया, आपको पता है मेरी ड्राइंग काफी गंदी है, ठीक है। हाँ जी, क्या बनाया, स्फेरिकल यूनिट्स को क्या कहते हैं, थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल। फॉलिकल एक वर्ड है, पहले भी बोल चुका हूं मैं, ग्रुप ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय ए कैविटी, अंदर ये कैविटी है,
ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल सराउंडेड बाय एक कैविटी। तो स्पेरिकल है, फुटबॉल जैसा है, पेरीफेरी पर सेल्स है, ये क्यूबॉइडल सेल्स, यही सेल है जो थायराइड हार्मोन्स सिंथेसाइज करती है। ठीक, तो थायराइड फॉलिकल्स क्यूबॉइडल सेल से लाइंड है, यहाँ पर क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर सेल्स है, क्यूब लाइक ग्लैंडुलर सेल्स है, ग्लैंडुलर सेल्स, चाहो तो इनको फॉलिकुलर सेल्स बोल सकते हो। तो ये तो हो गई फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। और बीच में है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, इस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं, इस कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू क्या है, एक तरह का स्ट्रोमल टिश्यू, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रोमा हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक। नेक्स्ट, इन बिटवीन दीज थायराइड फॉलिकल्स, ये जो फॉलिकल्स हैं, मासेस ऑफ सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, उन मासेस को कहते हैं यहाँ पर, ऐसे मासेस ऑफ सिक्रीटरी सेल्स हैं, पता है इनको क्या कहते हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स। इनका नाम क्या है, पैराफोलिकुलर सेल्स और सी सेल्स, पैराफोलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। पता है सी क्यों बोला, क्योंकि इनसे भी एक हार्मोन आता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है, या पूरा बोले तो थायरोकैल्सिटोनिन। चलो मैं इस पे बाद में बात करूंगा, पहले थायराइड फॉलिकल्स पे आ जाते हैं। आपने सुना होगा हमारी थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, which mineral is required by our thyroid gland for synthesis of normal amount of thyroxine hormones? आयोडीन। बेहतरीन, बिल्कुल आयोडीन। और आपने ये भी सुना कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो टायरोसिन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। तो दूसरा क्या चाहिए, इन फॉलिकुलर सेल्स को, थायराइड फॉलिकल की सेल्स को हार्मोन बनाने के लिए एक तो अमीनो एसिड चाहिए, कौन, टायरोसिन, और दूसरा चाहिए कौन, आयोडीन। और दोनों यहाँ ग्लैंड तक कैसे पहुंचेंगे, ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे, ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे। अब उसमें से आयोडीन, टायरोसिन तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, बॉडी में बनता रहता है। अब आयोडीन कहां से आएगी, आयोडीन आएगी डाइट से, ठीक है। हम जो पानी पीते हैं या फिर जो हम डाइट लेते हैं, फूड लेते हैं, उनमें मिनरल्स होते हैं, आयोडीन भी उनमें होता है। और आप तो सॉल्ट भी डालते हो, आयोडीनेटेड सॉल्ट, ठीक है, तो उसमें आयोडीन होता है। चलो भाई ये फूड लिया आपने, फूड गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, आयोडीन भी एब्जॉर्ब हुई। इधर देखो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, आयोडीन भी एब्जॉर्ब हुआ। आयोडीन का तो क्या डाइजेशन होगा, वो एब्जॉर्ब हुआ, किसमें गया, ब्लड में। अब ब्लड से कहां पहुंचेगा, ब्लड से इस ग्लैंड में पहुंचेगा। जो ये कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है, ध्यान से देखें, जो ये कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है, इस कनेक्टिव टिश्यू वाले पार्ट के अंदर इस तरह से ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, इस तरह से ब्लड वेसल्स होंगी। ये लो, ये है ब्लड वेसल्स, हाँ जी। इन ब्लड वेसल्स के थ्रू आयोडीन यहाँ पहुंचने वाला है। सुना दूं, तो ये है आपकी डाइट, ये मैंने लिखा फूड, ये शायद कम दिखता है इस पे, है ना, ग्रीन बोर्ड पे कम दिखता है, तो कौन दिखेगा, रेड दिखेगा, ग्रीन तो नहीं दिखेगा, येलो दिखेगा शायद, बढ़िया, हाँ जी येलो बढ़िया दिखेगा। ये देखो, ये आपकी फूड है, डाइट है, ये बढ़िया ना भाई, ये फूड है। अब फूड से, डाइट से आयोडीन पहुंचा कहाँ, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक, ये I2 पहुंचा इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कहां पहुंचा, ये ब्लड में, आयोडीन पहुंच गया ब्लड में, ये लो ब्लड, हाँ जी आयोडीन जा रहा है ब्लड में। अब यहां से ब्लड से जैसे यहां पहुंचेगा स्ट्रोमल टिश्यू में, यहां पर जाके आयोडीन रिजर्व हो जाता है, स्ट्रोमल टिश्यू की सेल आयोडीन को रिटेन कर लेती है, और यहां से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉलिकुलर सेल्स ले लेंगी। तो ये I2 मैंने लिखा, पहुंच गया फॉलिकुलर सेल के पास। अब देखो फॉलिकुलर सेल क्या करेगी, टायरोसिन अमीनो एसिड प्लस आयोडाइड, उन दोनों की रिएक्शन कराएगी, T1 मॉलिक्यूल बन जाएगा। T1 मॉलिक्यूल बोले तो, T1 मॉलिक्यूल बोले तो मोनो आयोडो थायरोक्सिन, क्या, एक पोजीशन पर, टायरोसिन के एक पोजीशन पर आयोडाइड आ गया, तो T1 बोले तो क्या हुआ, मोनो आयोडो टायरोसिन, मोनो आयोडो टायरोसिन, क्लियर। T1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, T1 लो, ऐसे लिखा मैंने, T1 शायद देख पाएंगे, हाँ जी, एक पोजीशन पर आयोडाइड आ गया T1, ठीक है। कुछ सेल्स क्या करती है, T1 मॉलिक्यूल लेती है और पता चला इधर का आयोडाइड भी इधर शिफ्ट कर देती है, तो पता चला दो पोजीशन पर आयोडाइड आ जाए, टायरोसिन मॉलिक्यूल दो पोजीशन पर आयोडाइड, तो नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, T2, नाम क्या हो जाएगा, T2 बोले तो डाई आयोडो टायरोसिन। कुछ सेल्स क्या करती है, T1 T2 उठाती है, ये अंदर कैविटी है, फॉलिकुलर कैविटी, इस कैविटी में पड़ा है T1 T2, तो सेल्स इसी से उठाएगी और इसी में प्रोडक्ट डालेगी ऐसे, तो पता चला T1 T2 उठाए और 3 पोजीशन पर आयोडाइड आ गया, बन गया मॉलिक्यूल T3, कौन सा मॉलिक्यूल, जल्दी बोलो, T3 मॉलिक्यूल, ट्राई आयोडो टायरोसिन, T3 मॉलिक्यूल बन गया, लो साहब, ठीक है। कुछ सेल्स क्या करती है, T1 T3 उठाती है या फिर T2 T2 उठाती है, बना देती है T4, 4 पोजीशन पर आयोडाइड आ गया। इन T3,
बिल्कुल, T3 और T4 के नाम में याद रखना टायरोसिन नहीं आता, थायरोनिन आता है। T3 हुआ ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 हुआ टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब इसमें से थायरोक्सिन कौन है? थायरोक्सिन कौन है? T4 बोथ, T4 नहीं, ओनली T4 को कहते हैं थायरोक्सिन। ज्यादा बनता कौन है? ब्लड में कौन ज्यादा डिटेक्ट होता है? बताओ, ब्लड में किसका अमाउंट ज्यादा होता है? एक्चुअली आप इस बात को यूं भी समझ सकते हैं, आप इस बात को यूं समझे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, और केमिकल रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट कौन है? एंड प्रोडक्ट है T4। रिएक्शन होती जाएगी जब तक क्या ना बने, चारों पोजीशन पर आयोडाइड ना आ जाए। तो सबसे ज्यादा ग्लैंड कौन बनाती है? T4। तो रिलीज भी सबसे ज्यादा कौन होगा? T4। तो ब्लड में अगर आप टेस्ट कराएंगे, थायराइड हार्मोन का टेस्ट कराना है, तो किसका टेस्ट होगा? T4 का। इसलिए T4 को ही क्या कहते हैं? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। हाँ, T1 T2 तो कभी बाहर ही नहीं आते, हम तो कहते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म है, प्रिकर्सर है। तो आपने सुना होगा यूजुअली हार्मोन्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, लेकिन यही एक हार्मोन है जो बॉडी में स्टोर होता है इनएक्टिव फॉर्म में। ये फॉलिकल्स की जो कैविटी है, लो मैं लिखता हूं थोड़ा सा। फॉलिकल्स की जो कैविटी है इसको कहते हैं फॉलिकुलर कैविटी। एक मिनट, फॉलिकल्स की जो कैविटी है इसको कहते हैं फॉलिकुलर कैविटी। शायद दिख रहा हो ये कलर भी आपको, फॉलिकुलर कैविटी। और इस फॉलिकुलर कैविटी में ये पड़ा हुआ है मिक्सचर ऑफ T1 T2 T3 T4। इसको कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बोलते हैं? सॉरी थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन बोले तो प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, थायरोग्लोबुलिन। तो यहाँ मिक्सचर ऑफ क्या पड़ा हुआ है? मिक्सचर ऑफ T3 T4 T1 T2 T3 T4, ये मिक्सचर पड़ा हुआ है, इसको थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। एक कोलोइडल प्रोटीन यहाँ पड़ी हुई है। अब यहाँ से जब रिलीज होने की बारी आएगी तो पता है रिलीज कौन होता है? लो आओ मैं बताता हूँ रिलीज कौन होता है। रिलीज दो होते हैं, एक तो रिलीज होता है T3। एक मिनट रुको, T3 कितना रिलीज होता है? T3 टोटल का 20% ही रिलीज होता है। और दूसरा रिलीज होता है T4। T4 कितना रिलीज होता है? ये 80% रिलीज होता है। और इस T4 को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? इसी को बोला जाता है थायरोक्सिन। T4, एक मिनट, T4 इसी को बोलते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन और T4 80% ये रिलीज होता है। चलो शुरू करते हैं। आपने सुना होगा थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन, और उस पिट्यूटरी हार्मोन का नाम है कौन? TSH। क्या नाम है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो TSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में देखो क्या क्या होता है इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, थायराइड फॉलिकल की सेल्स के अंदर ये सारी केमिकल एक्टिविटी होती है। टायरोसिन और आयोडाइड लेकर के वो T1 बनाता है, T2 बनाता है, T3 बनाता है, T4 बनाता है, और उसी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये T3 T4 रिलीज होता है। T1 T2 कभी बाहर नहीं आएंगे, प्रिकर्सर का काम करेंगे, यहीं पड़े रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड ओनली ग्लैंड है जो इनएक्टिव फॉर्म में या हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, और इतना हार्मोन यहाँ पड़ा हुआ है। आज से अगर आपकी डाइट में आयोडीन का इंटेक 0 हो जाए, कितना? 0। आज से बिल्कुल आयोडीन बंद, 0, एकदम 0, तब भी इतना इनएक्टिव T1 T2 पड़ा है कि नेक्स्ट 3 मंथ तक, अगले 3 मंथ तक, 2 से 3 महीने तक ये आपकी नॉर्मल थायरोक्सिन की डिमांड, आयोडीन की डिमांड क्या होगी? फुलफिल। मतलब बॉडी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। समझ गए? ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इतना इनएक्टिव हार्मोन पड़ा हुआ है, वो T1 T2 T3 T4 बनाता रहेगा और बॉडी को नॉर्मल थायरोक्सिन हार्मोन मिलता रहेगा। ठीक, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि किसके इन्फ्लुएंस में ये रिलीज हुए? पिट्यूटरी TSH। तो मैंने लिखा पिट्यूटरी TSH के इन्फ्लुएंस में थायराइड फॉलिकल से रिलीज होता है T3 T4। अच्छा, मुझे एक धीरे सी एक बात और बताओ तो, इन दोनों में से एक्टिव ज्यादा कौन है? सिक्रीट ज्यादा कौन होता है? सिक्रीट होता है ज्यादा थायरोक्सिन, T4। लेकिन इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है? मोर एक्टिव है T3, मोर एक्टिव है T3। समझ गए? इसलिए देखो हमारी बॉडी की स्ट्रेटजी कितनी शानदार है। जब ग्लैंड को हार्मोन सिक्रीट करना होता है तो ग्लैंड सिक्रीट ज्यादा क्या करती है? T4 ज्यादा सिक्रीट करती है, बिल्कुल। लेकिन यही T4 जब टिश्यूज में पहुंचता है तो इसमें से 4 में से 1 आयोडाइड माइनस हो जाती है, और बची कितनी? 3 आयोडाइड बची। मतलब हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया, मतलब वो चंगा हो गया, मोर एक्टिव हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो थायरोक्सिन है T4 है, इट कन्वर्ट्स इनटू बिल्कुल T3। कहां पर? इन टिश्यूज। टिश्यूज में पहुंच के ये मोर एक्टिव T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं सिक्रेटरी फॉर्म कौन है? T4। ब्लड में कौन मिलेगा? T4। ज्यादा बनेगा कौन? T4। लेकिन एक्शन वाली फॉर्म कौन है? T3। तो ये कहानी हुई
और TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड का इन सबको रेगुलेट करता है, T3 T4 के सिक्रीशन को, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन को। अब मैं बात कर रहा था इन फॉलिकल्स के बीच में है पैराफोलिकुलर सेल्स, T सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनसे एक हार्मोन आता है और उस हार्मोन वो पेप्टाइड हार्मोन है, उसके सिंथेसिस के लिए कोई आयोडीन की जरूरत नहीं है। और उसका नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। खुद हार्मोन बड़े भले लोग होते हैं, खुद बताते हैं, या तो अपना सोर्स ग्लैंड बताते हैं, या टारगेट ऑर्गन बताते हैं, या अपना फंक्शन बताते हैं। ये खुद कह रहा है थायरोकैल्सिटोनिन, ये पेप्टाइड हार्मोन है TCT। ये कह रहा है भैया मैं कैल्शियम बैलेंस से रिलेटेड हूँ, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करूंगा, लेकिन कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने वाला मेन हार्मोन तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और वो PTH पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। ये कह रहा है मैं कैल्शियम लेवल तो मेंटेन करूंगा, लेकिन मैं पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन नहीं हूं, मैं तो किससे सिक्रीट होता हूं? थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता हूं। तो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा। और ये PTH का जो आगे पैराथायरॉयड हार्मोन पढ़ेंगे, उसका सिनर्जिस्टिक सेम इफेक्ट या एंटागोनिस्टिक? एंटागोनिस्टिक 36 का आंकड़ा है, ठीक है। PTH हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, हाइपर कैल्सियमिक है, और ये कैसा है? ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करता है, हाइपोकैल्सियमिक है। आपके मजे हो रहे हैं, एक ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन और एक कम करने वाला हार्मोन। तो रिजल्ट क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम लेवल नॉर्मल पर मेंटेन होगा या नॉर्मल के आसपास फ्लक्चुएट करेगा, यस और नो? तो अभी मैं इतना ही लिख रहा हूं कि ये हाइपोकैल्सियमिक है। कैसा है ये? हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन है, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करने वाला हार्मोन है, ठीक है बच्चे? हाँ जी, शुरू करते हैं थायरोक्सिन फंक्शंस। आइए, इफेक्ट ऑन ग्रोथ। मैंने कहा था ग्रोथ 3 टाइप की होती है, ठीक है। कौन कौन सी? ये क्या हो गया भाई यार, ये तो जो चार्ट मैंने बनवाया था ये शायद दोबारा रिपीट हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, थायरोक्सिन ज्यादा इफेक्टिव हार्मोन है, फिजिकल ग्रोथ कराएगा, हाँ बिल्कुल कराएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ होगी, PPT आज चेक नहीं की मैंने। चलो, फिजिकल ग्रोथ कराएगा, हाँ जी कराएगा। फिजिकल में तीनों तरह की ग्रोथ, स्केलेटल एलिमेंट की ग्रोथ कराएगा, इलोंगेशन ऑफ बोन को प्रमोट करेगा, हाइट बढ़ाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन दोनों की डेफिशिएंसी से, सिंस बर्थ डेफिशिएंसी हो तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। कौन सा ड्वार्फिज्म ज्यादा डेंजरस है? जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, सर्कस मिजेट, सर्कस वाले बोन है वो वाले, या ये थायराइड ड्वार्फिज्म जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, ये वाला थायराइड ड्वार्फिज्म? ये ज्यादा डेंजरस है, ठीक है, ये ज्यादा सीवियर है। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकली शॉर्ट होने के साथ साथ मेंटली क्या होगा? रिटार्डेड, क्योंकि इसका मेंटल ग्रोथ पर भी इफेक्ट होता है, मेंटल ग्रोथ पर भी इफेक्ट होता है, और सेक्सुअल ग्रोथ पर भी इफेक्ट होता है। तो बोलो ज्यादा इफेक्टिव हार्मोन है कि नहीं है? ये ज्यादा इफेक्टिव हार्मोन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का फिजिकल ग्रोथ पर तो इफेक्ट था, लेकिन मेंटल ग्रोथ पर इफेक्ट नहीं था, और सेक्सुअल ग्रोथ पर स्लाइट हल्का इफेक्ट था। सेक्स हार्मोन तो होते ही किसके लिए? सेक्स हार्मोन होते हैं सेक्सुअल ग्रोथ के लिए, मेनली सेक्सुअल ग्रोथ पर ही इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। इंसुलिन विसरल ऑर्गन की ग्रोथ कराता है, मेंटल ग्रोथ से और सेक्सुअल ग्रोथ से ज्यादा लेना देना नहीं है। विसरल ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन की ग्रोथ कराता है, ठीक है। ये चीज तो मैं पहले बता चुका था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे, ये रिपीट क्यों हो गई चीजें? क्योंकि आज हम थायरोक्सिन पढ़ रहे हैं, और मैंने ये पहले आपको ग्रोथ हार्मोन में बता दी थी, तो कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ग्रोथ हार्मोन वाले सारे काम करता है, लेकिन उससे ज्यादा इफेक्टिव वे में करता है। तो ये फिजिकल के साथ साथ मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ कराने वाला हार्मोन है। थोड़ा एहसास हुआ आपको कि ये ज्यादा इफेक्टिव है? अब थोड़ी देर बाद और ज्यादा एहसास होगा। आओ, मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट याद करो। ग्रोथ हार्मोन का मैंने मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट सुनाया था, ठीक है। हाँ, मैंने कहा था एक सीक्वेंस अगर मैं लिख दूं, प्रेफरेंस ऑर्डर, तो उसी से मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको सब समझ आ जाना चाहिए। बोलो ये का ये मैंने लिखा था कि नहीं? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, और फिर क्या लिखा था? प्रोटीन। इस प्रेफरेंस ऑर्डर को पढ़ सकते हो? पढ़ के सुनाओ, इसका क्या मतलब है? मतलब थायरोक्सिन के इफेक्ट में और ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, थायरोक्सिन और ग्रोथ हार्मोन जैसे ही अपनी टारगेट सेल पर जाते हैं, ठीक है, और टारगेट सेल दोनों के लिए क्या है? ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स, सोमेटिक सेल्स। तो ये ऑल बॉडी सेल्स में क्या कराते हैं? उस सेल के अंदर फैट ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, वो सिंथेसाइज कराते हैं, एक्टिवेट करते हैं। मतलब सेल को सीधा सा मैसेज देते हैं कि सुन भाई, तुझे चाहिए एनर्जी, ATP, ठीक है। और ATP के लिए लेकिन यूज क्या करेगा? सिर्फ फैट को ऑक्सीडाइज कराओ। तो फैट का ऑक्सीडेशन बढ़ा देते हैं, फैट को बर्न कराते हैं, और फैट का ब्रेकडाउन कहलाता है क्या? मैंने कहा था इस प्रेफरेंस ऑर्डर में जो इस साइड आएगा उसका कैटाबॉलिज्म ज्यादा, और जो इस साइड आएगा उसका एनाबॉलिज्म ज्यादा। मेटाबॉलिज्म में तो दोनों ही बातें आती है, ब्रेकडाउन भी आता है, सिंथेसिस भी आता है, ठीक है। तो फैट्स फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा है, इसका मतलब ये क्या करा रहा है? लाइपोलाइसिस। बिल्कुल, लाइपोलाइसिस करा रहा है, और लाइपोलाइसिस होगा, फैट का ब्रेकडाउन होगा, तो इससे ATP रिलीज होंगे। इसी को कहते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट। कैलोरीजेनिक इफेक्ट
आपको मैं धीरे से सुनाता हूं। आपने ये सुना होगा विंटर सीजन में थायरोक्सिन ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, थायरोक्सिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। बोलो ऐसा सुना कि नहीं? थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है विंटर में, सुना आपने? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है। देखो मैं सुनाता हूँ। एक्चुअली क्या करता है थायरोक्सिन, ऑल बॉडी सेल्स में फैट को बर्न कराएगा, लाइपोलाइसिस कराएगा, उससे एटीपी प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन, लिख दूं क्या सब? इससे क्या होगा, यहां मैं लिखता हूं, यहां लिखता हूं, देखो थायरोक्सिन सिक्रीशन बढ़ गया, थायरोक्सिन, ठीक है, सिक्रीशन बढ़ गया कब? ड्यूरिंग विंटर। आप सुनते नहीं हो ना, दिक्कत ये है, ये बहुत फेमस फैक्ट है कि विंटर में थायरोक्सिन सिक्रीशन बढ़ गया। इससे क्या होगा? इससे फूड ऑक्सीडेशन रेट बढ़ जाएगी, फूड ऑक्सीडेशन रेट बढ़ जाएगी। इसका मतलब बॉडी में दो डिमांड बढ़ गई। मैं रिलेट करते जा रहा हूं चीजों को। दो डिमांड बॉडी की बढ़ गई, ऑल बॉडी सेल्स की। एक तो फूड की डिमांड बढ़ गई, दूसरा ऑक्सीजन की भी तो डिमांड बढ़ गई। तो आपने फील किया होगा कि आपकी डाइट बढ़ जाती है। लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि यार सर्दियों में तो खाने का मजा ही अलग होता है, कुछ भी खा लो सब डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये यस्सर जो लड़की कह रही है दिन भर खाती रहती है सर्दियों में, ठीक है। तो विंटर में फूड ऑक्सीडेशन रेट हमारी बॉडी में बढ़ी, तो एक तो फूड की डिमांड बढ़ी, हमारी डाइट बढ़ गई, दूसरा ऑक्सीजन की भी डिमांड बढ़ गई। तो फूड डिमांड के साथ साथ ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ गया बॉडी में, O2 कंजम्पशन। अब यहां से कहानी शुरू होती है दूसरी। हाँ जी, हमारी ऑल बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। अब भैया डिमांड तो थायरोक्सिन ने बढ़ा दी, लेकिन उसको फुलफिल भी तो कराना है। तो हाई ऑक्सीजन डिमांड टिश्यूज की फुलफिल कराने के लिए थायरोक्सिन क्या क्या करता है, आओ लो सुनाता हूं। नंबर 1, हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है, HBR बढ़ा देगा। उससे क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में फास्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा हार्ट में जो SA नोड होता है, पेसमेकर, उस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखने वाले हार्मोन में से एक कौन है? थायरोक्सिन। सुना आपने? एड्रेनलिन हार्मोन, वो भी क्या करता है? HBR को बढ़ाता है। थायरोक्सिन भी HBR को बढ़ाता है। और एक हार्मोन पढ़ाऊंगा एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन, कोर्टिसोल, ठीक है, वो भी इफेक्ट, मतलब हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट की पंपिंग बढ़ा देता है। अब सुनना, अगर थायरोक्सिन ने हार्ट बीट रेट बढ़ा दी, पंपिंग बढ़ा दी, ये लो, तो ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो गया। क्या ब्लड के सर्कुलेशन फास्ट होने से टिश्यूज की हाई ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल हो जाएगी? हाँ, थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन मजा नहीं आया, अधूरा काम नहीं करेगा भाई। तगड़ा हार्मोन है, ज्यादा इफेक्टिव हार्मोन है, पूरा ही काम करेगा। तो एक तरफ ये ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट करेगा, हार्ट बीट रेट बढ़ाएगा, तो दूसरी तरफ ये आरबीसी प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है। तो विंटर सीजन में, अभी समर सीजन में अगर हम अपना ब्लड सैंपल दें और टोटल आरबीसी काउंट चेक कराएं, और विंटर में जाके अगर ब्लड सैंपल दें, आरबीसी काउंट चेक कराएं, तो विंटर में बढ़ा हुआ आएगा आपका, समझ गए? क्योंकि थायरोक्सिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो आरबीसी काउंट बढ़ेगा। अब आरबीसी काउंट बढ़ेगा तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक। और आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इन बोन मैरो इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस को सपोर्ट करने वाला हार्मोन भी है ये, आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है। बोलो ये सारी बातें समझ आई? तो देखो इसने क्या क्या कराया, सुनो क्या कराया। एक तरफ ब्रीदिंग रेट भी बढ़ाएगा ये, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड टिश्यूज में बढ़ गई ना, तो ब्रीदिंग रेट, हमारी विंटर सीजन में ब्रीदिंग रेट थोड़ी बढ़ जाती है, तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ाएगा, ठीक है। हार्ट बीट रेट भी बढ़ाएगा, तो ब्लड प्रेशर, बीपी को बढ़ाने वाला हार्मोन है, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट करेगा, और आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है, ठीक। चलिए, तो कुल मिला के फूड ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा। इस तरह से ये हार्मोन क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन। रुको भाई, एक मिनट सुनो, कैलोरी यानी कि फैट तो सुना दूं। इस तरह ये हार्मोन क्या करता है बॉडी के अंदर? एटीपी प्रोडक्शन, लिखने दो भी। हाँ जी, एनर्जी प्रोडक्शन, एक मिनट, ऐसे लिखता हूं मैं, एनर्जी प्रोडक्शन। हाँ जी, फूड का ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। आपको ये पता है कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी ऑल बॉडी सेल्स में, उसका बड़ा पार्ट स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। बोलो स्टोर हो जाता है कि नहीं? ठीक। लेकिन कुछ पार्ट लॉस्ट होता है किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है। और सर्दियों में सिक्रीशन क्यों बढ़ा थायरोक्सिन का? अब उसका कॉन्सेप्ट भी सुन ले। हमें होम्योथर्मिक एनिमल, हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो, पक्का। अब विंटर में क्या हुआ? विंटर में एनवायरमेंट का टेम्परेचर हो गया कम, तो हमारी बॉडी से हीट लॉस बढ़ गया। अब हीट लॉस बढ़ गया तो हमारा बॉडी टेम्परेचर तो भैया क्या होना है? मेंटेन। अगर हीट लॉस ज्यादा होगा तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और हीट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए थायरोक्सिन का सिक्रीशन बढ़ गया। बोलो बात पल्ले पड़ी? तो इसका मतलब विच हार्मोन हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन इन आवर बॉडी?
कौन सा Thyroxine. हार्मोन है जो आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, पर्टिकुलरली विंटर सीजन में? बताइए कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन। इसीलिए थायरोक्सिन हार्मोन को हम कहते हैं कैसा हार्मोन? अब तो बता दो, सुस्ती वाला कि चुस्ती वाला? चुस्ती वाला. हाँ, चुस्ती वाला हार्मोन है। एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला हार्मोन है, अलर्टनेस को बढ़ाने वाला हार्मोन है। समझ गए? इसी को कहते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट। बोलो, सबको समझ आया? मतलब Yes, sir. एनर्जी का पैरामीटर क्या है? मेजरमेंट कैलोरीज में। तो हीट प्रोडक्शन या कैलोरी प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, उसको बढ़ाएगा। और कैलोरी प्रोडक्शन, कैलोरीज, इन सबको बढ़ाने वाला ये हार्मोन है। बात पल्ले पड़ी? चलो इस वाली बात को मैं पूरा कर देता हूं। क्या कहा था मैंने कि ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ती है तो एक तरफ तो ये ब्रीदिंग रेट बढ़ाएगा, ठीक है? ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो उसको फुलफिल करने के लिए एक तरफ ब्रीदिंग रेट बढ़ाएगा। ये ऐसी चीज है कि एक बार आप समझ लेंगे ये फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट तो जमाने भर तक याद रहेंगे, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ाएगा। सिर्फ ब्रीदिंग रेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हार्ट बीट रेट भी बढ़ानी पड़ेगी, HBR, हार्ट बीट रेट भी बढ़ानी पड़ेगी। और सुनो, हार्ट बीट रेट के साथ साथ, एक मिनट, मुझसे गड़बड़ बहुत हो जाती है यार, HBR ये बढ़ानी पड़ेगी। इसके साथ साथ आरबीसी प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा। आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी ज्यादा होगी तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। किस तरह से थायरोक्सिन बॉडी की हाई ऑक्सीजन डिमांड, विंटर सीजन में जो हाई ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी की टिश्यूज की, उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो समझ आया सिक्रीशन क्यों बढ़ गया? ठीक, चलिए और एक बात सुनाता हूं। बीएमआर कभी सुना? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। तो हम कहते हैं ये थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने वाला हार्मोन है और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी मेंटेन करता है, बीएमआर को। बीएमआर का मतलब समझे, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है? मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को जस्ट सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ठीक है? पक्का? जो मिनिमम एनर्जी और कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। कि भैया इतनी तो मेटाबॉलिज्म की रेट होनी चाहिए, फूड ऑक्सीडेशन की रेट होनी चाहिए, एनर्जी प्रोडक्शन होना चाहिए, इतनी कैलोरीज तो होनी चाहिए ताकि ये सर्वाइव कर पाए, ठीक है? अब आप ऐसा कीजिए, ऐसे मान लो लेट गए आप, बिल्कुल ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जीरो एक्टिविटी है, ठीक? मेंटल एक्टिविटी, ब्रेन से सोचना नहीं है, जो रात में आप सोने के बाद सोचते रहते हो ना, किसी को मेडिकल कॉलेज दिखता रहता है, किसी को कुछ दिखता रहता है, ठीक है? वो सब भी नहीं करना है। हाँ जी, तो फिजिकल मेंटल एक्टिविटी आपकी जीरो, फुल रेस्ट स्टेज है, ठीक है? बताओ उस समय आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड मिनिमम होगी कि नहीं? Yes, sir. आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की रेट मिनिमम होगी कि नहीं? उस Yes. समय आपकी एनर्जी का कंजम्पशन, बॉडी के अंदर एटीपी कंजम्पशन, कैलोरी कंजम्पशन या प्रोडक्शन बोलो, और मेटाबॉलिज्म मिनिमम रेट पर होगा। अब मैं आप ही को ले रहा हूं, एक आप इधर लेटे हुए विंटर में और इधर लेटे हुए समर में। अगर आप विंटर में ऐसे ही बेड पर लेटे हुए रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, बताओ उस समय आपकी कैलोरी का कंजम्पशन, कैलोरी का प्रोडक्शन बॉडी में कम होगा कि ज्यादा होगा? समर की बजाय विंटर में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से क्या हो रहा है? हीट लॉस। तो हीट लॉस होगा तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा कैलोरीज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो बताओ आपकी जो बेसल, बेसल मतलब समझिए मिनिमम, मिनिमम मेटाबॉलिज्म की रेट, मिनिमम मेटाबॉलिज्म की रेट, मिनिमम रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। बोलो विंटर में बढ़ गई कि नहीं? Yes, sir. थायरोक्सिन क्या करता है? बीएमआर को मेंटेन करता है, उसको बढ़ाता है, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना। तो बीएमआर से याद रखना, कैलोरीजेनिक इफेक्ट से याद रखना। चलिए क्या क्या सुनाया मैंने इसमें, कि मैंने यहां सुना दिया आपको, और याद रखने लायक बात है। और बात ये है कि थायरोक्सिन रेगुलेट्स बीएमआर, बीएमआर एंड, हाँ जी, थायरोक्सिन रेगुलेट्स बीएमआर एंड बॉडी टेम्परेचर। चलेगा? बॉडी टेम्परेचर, चलिए, ये बीएमआर और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने में भी क्या करता है? कम करता है कि बढ़ाता है? बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अच्छा मुझे बताओ, और आगे कहानी सुनाने की जरूरत है? ये मैं सुना चुका था ग्रोथ हार्मोन में, कि इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में फैट ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडाइज होगी, लाइपोलाइसिस होगा। इससे क्या होगा? इस लाइपोलाइसिस से फैट, एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरह से ये एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ठीक है? एटीपी प्रोडक्शन बढ़ाएगा। कार्बोहाइड्रेट सेकंड प्रायोरिटी है। इसका मतलब ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है कि हाइपोग्लाइसेमिक? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाला कि कम करने वाला? कम करने वाला। बोलो। हाइपर, हाइपो में, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने वालों में तो एक ही नाम याद रखना है, इंसुलिन। उसके अलावा बाकी सब बढ़ाने वाले हैं। भैया इस बॉडी सेल को ये कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा फैट को ऑक्सीडाइज करो, ठीक है? तो इससे बॉडी में क्या होगा? हमारी बॉडी सेल्स में ग्लूकोज का कंजम्पशन, यूटिलाइजेशन हो गया कम, तो ब्लड में ग्लूकोज की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड में ग्लूकोज का, सॉरी, बॉडी सेल्स में ग्लूकोज का कंजम्पशन कम कर देता है, क्योंकि फैट कंजम्पशन बढ़ा रहा है।
समझ गए ये बात? चलो, और लास्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन आते आते तो मैंने क्या बोला था कि लास्ट प्रेफरेंस में लिखते हैं हम प्रोटीन किसी भी हार्मोन के लिए, ग्रोथ के लिए, थायरॉक्सिन के लिए भी, इंसुलिन के लिए भी लिखूंगा तो कार्बोहाइड्रेट इधर लाऊंगा, 2-3 एरो लगाऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कराता है बॉडी सेल से, उसमें उससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इस तरह वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम रखता है, पक्का। लेकिन प्रोटीन तो उसके लिए भी लास्ट है, क्योंकि प्रोटीन आते आते तो ये सब के सब क्या कराते हैं, ब्रेकडाउन छोड़ो, सबके सब सिंथेसिस कराएंगे, तभी तो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर पाएंगे, तभी तो ग्रोथ करा पाएंगे, विसरल ग्रोथ हो चाहे फिजिकल ग्रोथ हो, यस और नो? तो ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन या फिर वो आपका इंसुलिन, सबके लिए प्रोटीन लास्ट है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करेंगे। इससे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, सेल डिवाइड करेगी। और मैंने कहा था हार्मोन पूरा काम करते हैं, अधूरा नहीं। सेल डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो फैट के ऑक्सीडेशन से क्या कर रहे हैं, एनर्जी लिबरेट करा रहे हैं। तो इस तरह से ये ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और थायरॉक्सिन तो फिजिकल के साथ साथ मेंटल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, यस और नो? तो इस तरह से ये सेल ग्रोथ एंड डिवीजन को प्रमोट करेंगे। चलिए, काफी हो गया मेरे हिसाब से। देखो, इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताने में, लेकिन एक बार समझ लोगे तो आपको ये जमाने भर तक याद रहेंगी बातें, ठीक है। चलिए, तो ये इफेक्ट सुनाया मैंने आपको थायरॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट, ठीक। अब मैं थोड़ा सा एक चीज और सुनाना चाह रहा हूं आपको। ऐसा करता हूं, ये मैं बाद में सुनाऊंगा, एक स्लाइड में ऐड कर लेता हूं, ठीक है। हाँ जी, आपने कहा कि विंटर सीजन में थायरॉक्सिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। एक पॉइंट आता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का सिक्रीशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है, ऐसे समझो। या फिर बहुत सिंपल वर्ड में मैंने एक दिन एक स्टेटमेंट बोला था कि हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड और सिक्रेटेड ऑन डिमांड इन आवर बॉडी, ठीक है। हार्मोन की जितनी डिमांड है उतना ही क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा। अब बताओ, विंटर में थायरॉक्सिन की डिमांड बढ़ गई कि नहीं? यस सर। बोल पाओगे? विंटर सीजन आया तो विंटर सीजन में थायरॉक्सिन की डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, कैसे पता चला थायराइड ग्लैंड को हाँ भाई विंटर आ गई है? तो थायराइड को पता नहीं चलता, ठीक है, कर्मचारी को कुछ ना पता चलता। किसको पता चलता है? बॉस को। बॉस कौन है एंडोक्राइन सिस्टम का? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाँ जी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पे आपने सुना होगा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए सेंटर होते हैं। तो जैसे ही कोल्ड सीजन शुरू होता है, आपको कपकपी लगती है, ठंड लगती है, ठीक है, सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस दो तरह से टेम्परेचर मेंटेन करता है, बॉडी का टेम्परेचर विंटर सीजन में। नंबर 1, वो कराता है सिवरिंग। क्या सिवरिंग? कपकपी। सिवरिंग भी क्या है? टेम्परेचर मेंटेन करने का तरीका है। इससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एटीपी यूटिलाइज होंगे, एटीपी एनर्जी थोड़ी यूज होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन में, कुछ हीट के फॉर्म में लॉस्ट होगी। तो हीट के फॉर्म में लॉस्ट होगी मतलब हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो आपने सुना होगा जब एक बार कपकपी लगती है उसके बाद आपको लगता है कि हाँ अब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, तो हीट प्रोडक्शन का तरीका है, ठीक है। इसलिए देखा होगा सर्दियों में जो शादियां वादियां होती है ना, उसमें लेडीज लोग बिल्कुल मतलब सॉल कुछ भी नहीं ओढ़ती है, ठीक है, अपना यूं यूं करती रहती है, ठीक है। उससे वो बेसिकली हीट प्रोडक्शन कर रही होती है, टेम्परेचर बढ़ा रही होती है। चलो आगे बढ़ो। हाँ जी, तो क्या बोला मैंने कि विंटर सीजन में थायरॉक्सिन सिक्रीशन कैसे बढ़ता है, वो मैं थोड़ा सा एक मैकेनिज्म आपको सुनाने जा रहा था। और बोस से शुरू करते हैं, वो कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, चलिए, ये मैंने इसके लिए स्टिमुलस दिया, और वो स्टिमुलस क्या है? एक्सपोजर टू कोल्ड। एक्सपोजर टू कोल्ड। जैसे ही कोल्ड सीजन, विंटर सीजन शुरू होगा, कोल्ड से एक्सपोजर बढ़ेगा, सिग्नल मिला हाइपोथैलेमस को। बताइए हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट होगा? हाइपोथैलेमस से आएगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, याद है सबको? यस सर। हाँ, कहां पहुंचेगा TRH? हाइपोथैलेमस से पोर्टल वेन के थ्रू। जल्दी बोले, कहां पहुंचेगा? पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, बिल्कुल। एडिनोहाइपोफिसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के लिए टारगेट ऑर्गन है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेंगे वो अदर ग्लैंड पर एक्ट करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सीक्रेट कराएगा क्या? TSS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किस पर एक्ट करने वाला है? ये थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल, ये थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करने वाला है। और थायराइड ग्लैंड से किसका सिक्रीशन बढ़ाएगा? थायरॉक्सिन का। थायरॉक्सिन सिक्रीशन। मुबारक हो, अरे मुबारक हो भाई, थायरॉक्सिन हुआ है। थायरॉक्सिन हुआ है, नहीं सिक्रीशन बढ़ा है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन सिक्रीशन बढ़ गया, पक्का। Yes, अब sir. पॉइंट ये है कि विंटर सीजन शुरू हुआ, ठीक है भैया, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन बढ़ा, तो कितना बढ़ेगा? ये डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ेगा या बढ़ता ही चला जाएगा? डिमांड के अकॉर्डिंग। डिमांड के अकॉर्डिंग, समझ गए?
क्योंकि Yes. जैसे ही थायरोक्सिन का लेवल एक लेवल से डिमांड से ज्यादा होगा, जरूरत से ज्यादा होगा, कंजम्पशन से ज्यादा होगा, कंजम्पशन इतना है, बढ़ा कंजम्पशन लेकिन इतना ही बढ़ा, तो सिक्रीशन भी इतना ही बढ़ेगा इसी लेवल तक। क्योंकि इससे ज्यादा जब होने लगेगा तो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट का एक्सेस अमाउंट सोर्स ग्लैंड पर क्या डालता है, नेगेटिव इफेक्ट। इसी को नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट कहते हैं। जैसे ही थायरोक्सिन एक्सेस होने लगेगा, इसकी एक्सेस अमाउंट का इफेक्ट होगा किस पे, हाइपोथैलेमस, और किस पर होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। और इन दोनों पर कैसा इफेक्ट आएगा, नेगेटिव इफेक्ट। मतलब टीएसएच का फर्दर सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हाइपोथैलेमस से, उससे पिट्यूटरी से टीएसएच सिक्रीशन कम हो जाएगा, तो उससे थायरोक्सिन का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। तो समझ आया हार्मोन्स का सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होता है। इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। ठीक है, अब इसका उल्टा कर लेना, अगर थायरोक्सिन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, थायरोक्सिन का लेवल कम होते ही ये नेगेटिव फीडबैक जाना बंद हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक जाना बंद हो जाएगा तो टीआरएच और टीएसएच सिक्रीशन बढ़ जाएगा, उससे थायरोक्सिन सिक्रीशन बढ़ जाएगा। तो समझ आया हार्मोन्स का सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होता है। Those feedback mechanisms which carries our body towards normancy, which maintains normal physiological activity of our body, they are called negative feedback mechanism. समझ गए, जो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करें, उन एक्टिविटीज को कहते हैं अपन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बात समझ आई। तो हार्मोन का सिक्रीशन इसी से कंट्रोल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट में बात कर रहा था इरिथ्रोपोइसिस। देखो मैंने क्या किया है कि इस पूरे चैप्टर में जहां जहां जो जो एक्टिविटी है ना, उसको एक साथ ले आया हूं, उस एक्टिविटी पर किस किस हार्मोन का इफेक्ट होता है। तो अभी पढ़ने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बाद में कभी देखोगे तो आपको मजा आएगा कि ये चीज सर ने एक साथ पढ़ा दी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स इन बोन मेरो इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। तो बोन मेरो है, देखो टारगेट ऑर्गन ये बोन मेरो है, इससे आरबीसी प्रोडक्शन हो रहा है। कौन कौन से हार्मोन है जो इरिथ्रोपोइसिस कराते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। नंबर 1 हार्मोन सुना हुआ आपने, इरिथ्रोपोइटिन। उसका तो नाम ही इरिथ्रोपोइटिन है। कह रहा है भैया मैं तो आरबीसी प्रोडक्शन के अलावा कुछ ना कर पाऊंगा। और कहां से आता है ये, किडनी से आता है, जेजी सेल से, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। किडनी के एंडोक्राइन पार्ट को कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, जेजी कॉम्प्लेक्स सुना। उससे 2 हार्मोन सुने होंगे, एक तो रेनिन और दूसरा ये इरिथ्रोपोइटिन। और कब इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होता है, आपने सुना होगा कि जो हाइट पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जो लोग रहते हैं, उनमें आरबीसी काउंट हाई होता है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ रोजी चीक्स ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर। समझ गए। हाँ जी, ये गुलाबी गालों का राज है भाई, समझ लो। मतलब वो हाई एल्टीट्यूड पर रह रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जितना आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरमेंटल एयर वो कम हो जाता है। इसको कहते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, मतलब हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है हाइट पर। सुना आपने ऐसा। अब ऑक्सीजन अगर एयर में कम हो जाएगी तो हम ही है ना। आज यहां से उठ के हम श्रीनगर लेह लद्दाख पहुंच जाए, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, तो हम हाइट पर गए, हमारे टिश्यूज की डिमांड तो ऑक्सीजन की एक्स है, वो एक्स ही रहने वाली है। अब टिश्यूज की डिमांड एक्स है, लेकिन एनवायरमेंटल एयर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है, तो बताओ टिश्यूज की ऑक्सीजन डिमांड, हाई ऑक्सीजन डिमांड कैसे फुलफिल होगी। इसी की वजह से होता है माउंटेन सिकनेस। आपने सुना होगा, लोगों को डिजीनेस फील होता है, ठीक है, वॉमिटिंग हो जाती है, हेडेक हो जाता है, इस तरह का। ठीक है, 1-2 दिन लोग रह लेते हैं तो ज्यादातर लोग रिकवर हो जाते हैं। मतलब 1-2 दिन रहेंगे आप, ठीक है, हिली एरियाज में थोड़ी परेशानी हो सकती है कुछ लोगों को, उसके बाद बॉडी अडॉप्ट कर जाती है। अडॉप्ट कर जाती है इसका मतलब क्या, अडॉप्ट कर जाती है इसका मतलब यह है कि हाई एल्टीट्यूड पर जब आप जाते हैं तो किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है, वो बोन मेरो पे एक्ट करता है और वो क्या करेगा, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तो आपका आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए। उससे क्या होगा, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपकी टिश्यूज की हाई ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल होने लगेगी। ठीक है ना। तो अभी तो पढ़ाई लिखाई कर लो, बाकी साल में एक बार हिल स्टेशन जरूर जाना चाहिए हम जैसे प्लेन एरियाज के लोगों को, अपना आरबीसी काउंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो देखो इधर, तो पहला हार्मोन है इस कैटेगरी में इरिथ्रोपोइटिन, जो कहां पर सिक्रीट होगा, इसके लिए, इसके सिक्रीशन के लिए स्टिमुलस क्या है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन, कहां पर होगी, एट हाई एल्टीट्यूड। हाँ जी, तो हाई एल्टीट्यूड पर हाइपोक्सिक कंडीशन की वजह से इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा, बोन मेरो पे एक्ट करके आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ये पहला हार्मोन है। इसके अलावा मैं सुना दूं, अगर दूसरा हार्मोन निकाल के लाएं जो आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, तो कौन सा नाम, जल्दी बोले, धाए से बोले, थायरोक्सिन। एनसीआरटी लिखा हुआ है यहाँ,
और एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होता है कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल। ये भी पढ़ लेना आप, कॉर्टिसोल तीसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल। ये तो तीन तो आपकी एनसीईआरटी ने लिखे हुए कहीं ना कहीं, ठीक। और दो मेरी तरफ से सुन लो आप। एक है एड्रिनलिन, आपने सुना होगा एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, उससे इमरजेंसी हार्मोन आता है एड्रिनलिन। ये एड्रिनलिन भी आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। उसका रीजन बता दूं मैं क्या है, एक ही रीजन बता रहा हूं मैं। ये सारे हार्मोन बीएमआर को इंक्रीज करते हैं। ये सब हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ाएंगे। अब मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ाएंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। अब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा के तो छोड़ने वाले नहीं है, पूरा काम करना पड़ेगा। तो पूरा काम क्या करेंगे? रुको एक मिनट रुको, लो और ही कुछ बता देता हूं। हाँ भाई, ये लो, यहां तक मैं रुकता हूं पहले, ठीक है। तीन हार्मोन एक साथ सुना रहा हूं। तो बीएमआर बढ़ेगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, उसको फुलफिल करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? हार्ट बीट रेट, एचबीआर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हार्ट बीट रेट भी बढ़ाते हैं, बोलो सुना कि नहीं? एड्रिनलिन हार्ट बीट रेट बढ़ाता है, कोर्टिसोल भी पंपिंग एक्शन बढ़ाता है, थायरोक्सिन भी हार्ट बीट रेट बढ़ाता है, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ाता है। तो ये ब्लड प्रेशर, बीपी, हार्ट बीट रेट, ये सब भी बढ़ाते हैं। हार्ट बीट रेट बढ़ने से क्या फायदा होगा? ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर होगी। और दूसरा, आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, आरबीसी का नंबर बढ़ेगा तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो बोलो, हाई ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं? एक और कहानी आपने सुनी होगी, आपने सुना होगा आरबीसी काउंट किस में ज्यादा है, मेल में, ह्यूमन मेल्स में या फीमेल्स में? मेल में। मेल में ज्यादा है। और लड़की मेल में ज्यादा है, भावुक मत हो। हाँ जी, मेल्स में ज्यादा होता है आरबीसी काउंट, ठीक है, फीमेल में कम होता है। उसके दो रीजन सुनाऊं मैं आपको। नंबर वन, ह्यूमन मेल्स में प्रोडक्शन ही आरबीसी का ज्यादा है। कौन सा ज्यादा एग्रेसिव हार्मोन है, एंड्रोजन की एस्ट्रोजन? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन बहुत वाइड इंपैक्ट रखता है। इस चैप्टर में एनसीईआरटी के लास्ट में जहां टेस्टिस और ओवरी लिखा हुआ है, वहां पढ़ना आप, टेस्टिस में पढ़ना एंड्रोजन के बारे में लिखा हुआ है। तो एंड्रोजन के बारे में लिखा है कि ये थोड़ा सा वाइड इंपैक्ट रखता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, समझ गए? ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ाता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट किसकी ज्यादा है, एनर्जी डिमांड किसकी ज्यादा है? ह्यूमंस में फीमेल्स की कि मेल की? मेल्स की। हाँ, फीमेल्स तो कंजूस होती है, छोड़ो ना, मेल्स की डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारी ज्यादा है, ऐसे ही याद रखना है। किसकी वजह से ज्यादा है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से ज्यादा है, समझ गए? आ जाओ। तो क्या होगा? हाई ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल करने के लिए ये आरबीसी प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है। तो ह्यूमन मेल्स में आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा है। चलो एक दूसरा रीजन भी बता दूं आपको, बड़ा गैप क्यों आया मेल और फीमेल में। मेल में प्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, दूसरा फीमेल में मेंसेस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंसेस में क्या होता है? ब्लड का लॉस होता है एवरी मंथ। तो दो रीजन हो गए, एक तो प्रोडक्शन कम है, दूसरा लॉस हो रहा है, इसलिए फीमेल मेल में काफी डिफरेंस आता है आरबीसी काउंट का। इसलिए बोला जाता है मोस्टली जो फीमेल्स हैं डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री में कैसी होती है? एनीमिक, मोस्टली फीमेल्स, स्टैंडर्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो टेस्टोस्टेरोन भी क्या कर रहा है? बीएमआर को बढ़ा रहा है, लेकिन हार्ट बीट रेट पर इफेक्ट नहीं है। हार्ट बीट रेट फीमेल में ज्यादा होती है, ह्यूमन फीमेल्स में, इसलिए मैंने उधर नहीं लिखा, ठीक है। तो ये तीन हार्मोन बताए मैंने, हार्ट बीट रेट, बीएमआर, ये सब बढ़ा रहे हैं, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ये बीएमआर भी बढ़ाता है, आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, कौन? टेस्टोस्टेरोन। चलिए हो जाएगा। तो ये आरबीसी प्रोडक्शन और इरिथ्रोपोइसिस को सपोर्ट करने वाले सारे हार्मोन्स इस चैप्टर से ढूंढ के लाया हूं मैं आपके लिए, ठीक। एक साथ यहां से लर्न कर लेना और इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, इफेक्ट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड किडनी फंक्शन। देखो भाई, एक्चुअली थायरोक्सिन बहुत ही वाइड इंपैक्ट रखने वाला हार्मोन है, ठीक है। तो इसका ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स और ऑर्गन्स पर इफेक्ट होता है। अब आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में जो होता है उसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, किसमें? ओवरी एंड यूट्रस में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन ये भी सेल्स की एक्टिविटी को कम या ज्यादा करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन को कम ज्यादा करेगा, सेल डिवीजन की रेट को कम ज्यादा करेगा। तो ऑब्वियसली इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पर इफेक्ट होता है। आप जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोनली रेगुलेटेड फिनोमेना है और उसको 4 हार्मोन्स मेंटेन करते हैं। आज मैं बताऊंगा, 2 ऐड करूंगा, आज से 6 याद रख लेना। तो 4 मेन है, उसके अलावा 2 और हैं, तो टोटल 6 याद रखने। कौन कौन से आपने पढ़े? मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाले 2 पिट्यूटरी हार्मोन पढ़े आपने। नंबर 1 बोलो, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नंबर 2 बोलो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाँ जी। तो एफएसएच एलएच पिट्यूटरी से आए, किस पर एक्ट किया? ओवरी पर, ठीक है। ओवरियन एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे, फॉलिकल का डेवलपमेंट, ओवुलेशन, वो सब कराएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन। अब ओवरी से रिलीज होंगे 2 हार्मोन, वो जाके एक्ट करेंगे किस पर? बोलो, यूट्रस पर। कौन कौन से 2 हार्मोन? एक है एस्ट्रोजन जो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कराएगा, प्रोलिफरेट कराएगा एंडोमेट्रियम को, और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन जो एंडोमेट्रियम के साथ साथ मायोमेट्रियम, ज्यादा इफेक्ट मायोमेट्रियम पर होता है।
ठीक है, ये यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए, मोर मस्कुलर बना रहा है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। तो ये 4 हार्मोन आपने पढ़ लिए, 2 पिट्यूटरी हार्मोन और 2 है ओवेरियन हार्मोन। आज से मेरी बात सुन लो, जिस फीमेल्स में, एडल्ट वीमेन में थायरोक्सिन का सिक्रीशन नॉर्मल से कम या ज्यादा हो, मतलब जो हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की पेशेंट हो, उसमें आपने सुना होगा मेंसेस रेगुलर नहीं होते। ठीक है, मतलब 28-29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट हो जाता है, कम डेज में हो जाता है, या एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल हो जाएंगे उसमें मेंसेस, ये सुना आपने? ठीक है, Yes. तो आज से याद रखना है 5वां हार्मोन, बाकी 4 याद है। 5वां हार्मोन कौन है लड़की? थायरोक्सिन। नॉर्मल मेंसेस के लिए थायरोक्सिन का नॉर्मल प्रोडक्शन जरूरी है। और 6वां हार्मोन कौन सा है? पीनियल ग्लैंड का कौन सा हार्मोन? जल्दी बोलो। मेलाटोनिन हार्मोन। तो 2 और याद रखने हैं। पीनियल ग्लैंड में लिखा हुआ है कि इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये 6 हार्मोन आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले याद रखने हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये एक साथ में लर्न करा रहा हूं पूरे चैप्टर में चीजें जो हैं। किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करने वाले हार्मोन, किडनी में अंदर चले जाइए, नेफ्रॉन्स। ठीक है, क्या करती है किडनी और नेफ्रॉन्स? आपको पता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने वाले 2 हार्मोन तो बड़े फेमस है। कौन कौन से वो 2 हार्मोन? एक है एल्डोस्टेरोन, दूसरा है एडीएच। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या किया है? दोनों जगह एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट पढ़ोगे, वहां जिक्र किया है एल्डोस्टेरोन का। तो ये पहला हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है कौन? एडीएच। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने दोनों में ही लिखा है कि दे स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन नेफ्रॉन्स और किडनीज। ठीक है, अब मुझे आप डिफरेंस बताइए। एडीएच, एल्डोस्टेरोन दोनों वाटर इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हल्का सा डिफरेंस सुना दोगे? हाँ जी, कौन सुनाएगा बताओ। एडीएच डिस्टल पार्ट पे मेनली वर्क करता है सर, डिस्टल पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट पे, और एल्डोस्टेरोन पीसीटी और ये असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनरी। मैं बताऊं आपको, नेफ्रॉन्स में हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो भी रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, वो डीसीडी और कलेक्टिंग डक्ट में होता है, क्योंकि हार्मोन रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं। और हार्मोन्स के लिए वो जो रिसेप्टर है ना, तो एडीएच हो या एल्डोस्टेरोन, एडीएच के लिए रिसेप्टर, एल्डोस्टेरोन के लिए रिसेप्टर कहां मिलेंगे? डीसीडी कलेक्टिंग डक्ट में मिलेंगे। ये डिफरेंस भूल जाओ। चलो और कुछ ट्राई करो। हाँ जी, कौन बताएगा? पूजा, मयूर। सर एल्डोस्टेरोन तो किडनी का हो गया हार्मोन, और एडीएच है जो मतलब पिट्यूटरी से रिलेटेड हो गया। लड़की तुझे क्लास से भगा दूंगा मैं, ठीक है? सर एल्डोस्टेरोन में NaCl का और वाटर का एब्जॉर्प्शन है। एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आया है, ठीक है, अच्छी बात है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से आया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोनों के लिए टारगेट ऑर्गन तो किडनी और नेफ्रॉन्स ही है। एडीएच, एल्डोस्टेरोन दोनों के लिए, दोनों किडनी पर एक्ट करते हैं, नेफ्रॉन्स पर एक्ट करते हैं, डीसीडी एंड कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करते हैं। और सुनो, फंक्शन एनसीईआरटी में सेम लिखा हुआ है दोनों का। दे प्रमोट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ना नेफ्रॉन्स में, उसमें से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब कराएंगे, उसको वापस ब्लड में लाएंगे, बॉडी में रिटेन करेंगे। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम, बीपी को मेंटेन करने वाले हार्मोन्स है ये दोनों के दोनों। समझ गए? अब मैं इनका डिफरेंस पूछ रहा हूं, वो डिफरेंस कोई बता रहा था? हाँ बेटा, एक बार वापस शुरू हो जाओ। कौन बता रहा था? हर्ष, सृष्टि, अजय जी, बोलो बोलो, क्या है डिफरेंस? डिफरेंस है प्रायोरिटी का। कोई बता रहा है क्या? हाँ जी, डिफरेंस है प्रायोरिटी का। शुरू करें। इनमें से एक तो सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है और एक है वाटर रिटेनिंग हार्मोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन की प्रेफरेंस क्या है? एल्डोस्टेरोन जाता है तो वहां पर NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, NaPH+ का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, पीछे पीछे आ जाएगा Cl-। और जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, यहां से देखो NaCl निकलता है, NaCl की मूवमेंट को फॉलो करता है कौन? वाटर। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है? ये सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है भैया, ये है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। समझ गए? तो बेसिकली ये रीअब्जॉर्ब कराता है NaCl को, लेकिन साथ में कौन रीअब्जॉर्ब होगा? वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। तो वाटर, NaCl दोनों को रीअब्जॉर्ब कराएगा, लेकिन मेन प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है सॉल्ट। तो सॉल्ट के पीछे पीछे वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। जबकि एडीएच तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मेनली क्या है? वाटर रिटेनिंग हार्मोन है। जैसे इसके रिसेप्टर जाके डीसीडी कलेक्टिंग डक्ट पर बाइंड करते हैं, ठीक है, डीसीडी कलेक्टिंग डक्ट की जो सेल्स हैं, दे बिकम्स मोर परमेबल फॉर वाटर। तो ये वाटर को ज्यादा रीअब्जॉर्ब कराएगा और सोल्यूबल फॉर्म में थोड़ा बहुत सॉल्ट भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इसकी प्रायोरिटी है वाटर। ये वाटर रिटेनिंग हार्मोन है मेनली, ये वाटर रिटेनिंग हार्मोन है। मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या है?
इसकी प्रायोरिटी है वाटर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो प्रायोरिटी वाटर हो गई। तो अंतर किसका हुआ भाई? अंतर हुआ प्रायोरिटी का, समझ गए? प्रायोरिटी का डिफरेंस हुआ। चलो आगे बढ़ो, छोड़ो। हाँ जी, तो किडनी की नॉर्मल वर्किंग के लिए बहुत जरूरी जो हार्मोन्स है वो 4 हार्मोन्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। उन हार्मोन में से अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए कितने हार्मोन्स? हाँ जी, 2 हार्मोन डिस्कस कर लिए, एल्डोस्टेरोन एडीएच जो आपके एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, दूसरा थायरोक्सिन, पढ़ना आप, यहां भी एनसीईआरटी ने लिखा है, दे आल्सो रेगुलेट कार्डियो एक्टिविटीज एंड किडनी फंक्शंस। ठीक है, तो पढ़ लेना आप, यहां भी लिखा है एनसीईआरटी ने, कोर्टिसोल में भी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी एंड किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है बच्चे, तो तीसरा हार्मोन आज से ध्यान रखोगे थायरोक्सिन, और चौथा हार्मोन ध्यान रखोगे जो किडनी फंक्शंस के लिए नॉर्मल होता है, कौन? कोर्टिसोल। चलिए काफी है इतना।